So what is the ideal age for first intercourse? There is no age for first intercourse. Low testosterone जो आजकल काफी कॉमन है, क्या है मोस्ट कॉमन रीजंस फॉर लो टेस्टोस्टेरोन? हर एज के हिसाब से टेस्टोस्टेरोन डिफरेंट है. जो जिम में सप्लीमेंट्स लेते हैं एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स जो होता है मसल बिल्डिंग के लिए, उसका क्या इम्पैक्ट रहता है ऑन टेस्टोस्टेरोन? Anabolic steroids were never indicated for human use. लड़कों को कुछ सेक्स रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उनको कहाँ जानी चाहिए? सेक्स एजुकेशन की बात करें तो सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी बाइकिंग एंड साइकिलिंग एक्चुअली हार्म द मेल जेनिटलिया. क्या सब लड़कों को एक बार अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल चेक कराना चाहिए? कोई गाइडलाइंस तो नहीं है इसके बारे में, बट आई पर्सनली फील कि यस. हेल्दी मास्टरबेशन, इज देयर अ नंबर टू इट दैट मोर देन दिस इज नॉट? तो कोई हेल्दी मास्टरबेशन का नंबर नहीं है. आइडियली हम मास्टरबेशन को जितना मिनिमाइज कर सके करें, कोशिश करें कि जितना डिले कर सकते हैं उस रिलीज को, उस प्लेजर को डिले करें. मास्टरबेशन करने के लिए हम लोग पॉर्न का इस्तेमाल ना करें. Penile enhancement, how common is that procedure? लिंग का साइज लेके तो सबसे बड़ा इनसिक्योरिटी. कुछ है कि नॉर्मल साइज कितना होना चाहिए? इंडियन एवरेज लेंथ है वो तकरीबन. तो एक और बहुत सर्च टॉपिक था कर्व्ड पीनस. कोई भी पेनिस बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होता है. पेनिस के अंदर एक नेचुरल कर्व होता है जो इज ऑलवेज अपवर्ड्स. एक मैसेज देना चाहता हूँ, कोई भी ऑयल, कोई भी ओरल ट्रीटमेंट, कोई भी दवाई, कोई भी गोली, कोई भी इंजेक्शन से टाइट फोरस्किन कितना कॉमन है? तो फाइमोसिस टाइट फोरस्किन 30% मर्दों में मिलता है. 3 चीजें जो आप चाहते हो कि हर मर्द को पता हो. 3 चीजें जो हर मर्द को पता हो. हाय एंड वेलकम टू डिकोडिंग हेल्थ. आज हमारे साथ है डॉक्टर विजयंत गुप्ता जो है लीडिंग यूरोलॉजिस्ट एंड एंड्रोलॉजिस्ट. उनके साथ हमने डिस्कस किया है मेल सेक्सुअल हेल्थ के बारे में जो इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं होती, बस बहुत हश हश टॉपिक है ये. तो इस पॉडकास्ट के द्वारा मैं चाहती थी कि सबको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और लो टेस्टोस्टेरोन के कारण और प्रीमेच्योर इजैकुलेशन को कैसे मैनेज करना है वो सब के बारे में बताएं. तो ये एक बहुत इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट है. मैं आशा करती हूँ आपको अच्छा लगे. Hello, Dr. Vijayant. Welcome to the podcast. Thank you, ma'am. On this podcast today, I want to discuss about male sexual health. तो आपको लगता है कि लड़के बहुत रिलक्टेंट है आपके पास आने से? लड़के हमेशा रिलेक्टेंट होते हैं. सो जब तक कि दे डोंट हैव अ रियल रीजन. तो आज भी मेरी ओपीडी में 50% लोग या तो शादी के 15 डेज पहले या शादी के 15 डेज बाद ही आते हैं. तो जब तक पानी सर से ना उतर जाए, जब तक एकदम लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन इन द सेंस की सेक्सुअल लाइफ या मैरिटल लाइफ थ्रेटन ना हो जाए, तब तक मर्द हेल्प नहीं आते. कहते हैं ना, मर्द डायरेक्शन नहीं पूछते. मैन डोंट लाइक टू टेक एडवाइस. तो सेक्सुअल हेल्थ इज एक्चुअली कंसिडर्ड द लोएस्ट. आप देखिए मेंटल हेल्थ, कार्डियक हेल्थ, फिजिकल एक्सरसाइज, इतने पेशेंट्स आते हैं, लड़के आते हैं जिनको सब चीज़ों में अच्छे हैं, पर सेक्सुअल हेल्थ को बिल्कुल डाउन द लैडर रखते हैं. एंड अगेन सो मैन ऑलवेज आर रिलक्टेंट. तो आजकल आपको लगता है कि थोड़ा चेंज हो गया है ट्रेंड? थोड़ा चेंज हो गया बिकॉज ऑफ सोशल अवेयरनेस. बिकॉज पॉडकास्ट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से मेन में अवेयरनेस बढ़ गई है. पहले भी अवेयरनेस थी. आप समझिए कि आज ये जो सेक्सुअल हेल्थ का आई विल से धंधा, मतलब हम तो हेल्थ केयर कर रहे हैं, इससे पहले सेक्सुअल हेल्थ धंधा ही था. आप किसी भी रेलवे स्टेशन पे जाओ, किसी टॉयलेट में जाओ, बाबा बंगाली, ये बाबा ट्रीटमेंट्स तो सालों से चलती आ रही है. तो पहले ये अंडर द कारपेट था. इसको गुप्त रोग बोलते थे. गुप्त रोग मतलब कि सीक्रेट. तो इसलिए पब्लिक अवेयरनेस नहीं थी बीमारी के बारे में. पीपल यूज टू एक्सेस ऐसी जगह जाओ जो कन्वेंशनल नहीं थी, मतलब हॉट बेड ऑफ क्वैकरी थी. बट बिकॉज ऑफ सोशल अवेयरनेस अब पेशेंट्स अपने लिए अच्छा इलाज ढूंढ रहे हैं, अच्छे डॉक्टर ढूंढ रहे हैं और इसके बारे में ओपन बातें भी कर रहे हैं. तो इसलिए अब लोगों को पता है हाँ कि अगर सेक्सुअल प्रॉब्लम है तो एंड्रोलॉजिस्ट को दिखाओ. वरना पहले था कि सेक्सुअल प्रॉब्लम है तो कोई जड़ी बूटी खा ली, कोई गुप्त रोग चले गए, कोई टेंट में घुस गया, या किसी ने इलाज को कराया ही नहीं. तो बिकॉज ऑफ बेटर अवेयरनेस पीपल एक्सेसिंग बेटर ट्रीटमेंट. अगर हम मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में बात करें तो व्हाट इज द आइडियल एज फॉर फर्स्ट इंटरकोर्स व्हेन इट कम्स टू मेन? देयर इज नो एज फॉर फर्स्ट इंटरकोर्स. अगर आप नेचर की बात करें तो पुबर्टी के बाद, मतलब 14 साल के बाद एक व्यक्ति सेक्स के लिए तैयार है, इन द सेंस कि उसको इरेक्शंस भी आते हैं, उसका सीमन भी डिस्चार्ज होता है, टेस्टोस्टेरोन भी पीक पे होता है. तो 14 ईयर्स के बाद नेचर वाइज तो सेक्सुअली लड़का मैच्योर हो जाता है. बट सेक्स इज़ नॉट ओनली अबाउट फिजिकल, इट इज़ ऑल्सो अबाउट कि उसके होने वाले कॉन्सिक्वेंसेस के लिए क्या वो मेंटली और इमोशनली रेडी है. तो आज के दिन मैं देखता हूँ कि मैनी यंग पीपल आर हैविंग इंटरकोर्स अंडर पीयर प्रेशर. अंडर पीयर प्रेशर इज़ नॉट नेसेसरीली कि उनके कॉलेज स्कूल से आ रहा है, वो पीयर प्रेशर सोशल मीडिया से भी आता है
कि इस एज में सेक्स कर लेना चाहिए, ये एज वर्जिनिटी लूज करने के लिए बेस्ट एज है। पर मेरे हिसाब से सेक्सुअल इंटरकोर्स शुड ओनली हैपन जब आप लड़का लड़की दोनों ही आप लोग इमोशनली भी मैच्योर हो, मेंटली मैच्योर हो और फिजिकली भी मैच्योर हो। तो फिजिकल मैच्योरिटी इज नॉट द ओनली रीज़न। तो मेरे हिसाब से करेक्ट एज कोई नहीं है, पर यस आई थिंक 22-23 साल 24 साल के बाद होना चाहिए। देयर सो मच ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन और सेक्स एजुकेशन भी इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया जाता स्कूल में। तो आपको क्या लगता है कि अगर लड़कों को कुछ सेक्स रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उनको कहाँ जानी चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट बच्चों की सेक्स एजुकेशन में पेरेंट्स का होना चाहिए। ठीक है, अगर आज आप पेरेंट्स हैं और आप किसी लड़के के पिता है माता है, तो आपकी सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके बेटे को या आपके बढ़ते हुए यंग लड़के को सेक्स एजुकेशन घर पे मिले, सेफ एनवायरनमेंट में मिले और पेरेंट्स से बताई गई एजुकेशन मिले। आइडली तो इन बच्चों को गूगल पे जाना ही नहीं चाहिए, बिकॉज गूगल पे इंफॉर्मेशन ज़्यादा कम है और मिस इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है। मुझे सिर्फ टेस्टोस्टेरोन की करेक्ट वैल्यू जानने में 17 साल पढ़ाई लग गई, क्योंकि जो MBBS ने बताया था वो MS में चेंज हो गया, MS में जो सीखा वो MCH में चेंज हो गया और MCH में जो सीख के आया वो फेलोशिप में चेंज हो गया। और अब करंटली रिसर्च इतनी ज़्यादा वास्ट है कि अभी भी टेस्टोस्टेरोन के ऊपर इतनी रिसर्च डेली आ रही है कि मैं एज अ फुल्ली फंक्शनल एंड्रोलॉजिस्ट भी उसको इंटरप्रेट नहीं कर पाता। एंड यू एक्सपेक्ट कि ChatGPT या गूगल एक लाइन में उसका जवाब दे देगा कि नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन कितना होना चाहिए। तो इसलिए अगर आपको सेक्स एजुकेशन की बात करें तो सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की है, सेकेंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर्स और स्कूल्स की है और थर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेंड्स एंड फैमिली की है। और इसके बाद भी अगर किसी बच्चे के डाउट्स हैं जो आप एज पेरेंट्स नहीं सॉल्व कर पा रहे, तो इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उसको अच्छे एंड्रोलॉजिस्ट को या प्रॉपर डॉक्टर को दिखाएं, ताकि उसके मन में कोई भी डाउट है अपनी सेक्सुअल डेवलपमेंट के बारे में तो उसका सही जवाब उसको मिल सके। क्या एज में शुरू करनी चाहिए? अगर फैमिली स्ट्रक्चर की बात करें तो क्या एज में आपके बच्चे के साथ एटलीस्ट ये बेसिक कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए? मेरे हिसाब से 8-9 साल के बाद एटलीस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट्स बच्चे को पता होने चाहिए। कि आज भी हम देखेंगे कि हम जो सेक्सुअल ऑर्गन है मेल्स का, बच्चों को उसको पीपी करके सिखाते हैं कि वो सिर्फ एक पेशाब के लिए या एक यूरिनरी ऑर्गन है, जबकि जो मेल जननांग है या मेल गुप्तांग है उसके डुअल पर्पस है। ठीक है, तो बच्चों से ये हेल्दी कॉन्वर्सेशन तो मेरे हिसाब से 8-9 साल से स्टार्ट हो जानी चाहिए, चाहे वो स्टार्ट हो हाइजीन के पर्पस से कि क्या हाइजीनिक है क्या अनहाइजीनिक है। और बेसिक, क्योंकि आप समझिए कि 10 साल के बाद बच्चों में हार्मोनल अर्जेस आते हैं, 10 साल के बाद नाइट इरेक्शंस, मॉर्निंग इरेक्शंस, कई बार सेमेनोरिया या सीमन डिस्चार्ज और फीलिंग्स आना एक नॉर्मल है, अपनी बॉडी में चेंजेस आना नॉर्मल है। मैंने पाया है कि गायनेकोलॉजिस्ट और लेडीज़ ने फिर भी वुमेन वाला पार्ट या गर्ल्स वाला पार्ट काफ़ी हद तक बिकॉज ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग फेमिनिज्म कह लो या बिकॉज वेरी स्ट्रॉन्ग विमेन लीडर्स, विमेन की एजुकेशन फिर भी एक लिमिट तक ऑर्गेनाइज हो गई है। अभी भी माएँ अपनी बेटियों का मेंस्ट्रुअल साइकिल, बॉडी चेंजेस, ब्रेस्ट डेवलपमेंट, अंडर गारमेंट्स, इन पे फिर भी बातें कर लेती है, सेफ सेक्स प्रैक्टिसेस, इन सब पे बातें हो रही है। पर मर्दों में और बच्चों में और मेल बॉयज़ में अभी भी ये बातें नहीं हो रही है, जबकि उनके अंदर भी सेम चेंजेस होते हैं, हार्मोनल अर्जेस आना, बॉडी शेप चेंज होना, पिनाइल टेस्टिकुलर ग्रोथ होना, हाइट बढ़ना, मास्टरबेशन। तो इन सब चीज़ों के बारे में आई थिंक टाइमली बात होना और टाइमली अंडरस्टैंडिंग इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी है। आपके पास आते हैं पेरेंट्स अपने मेल बच्चों को लेके कि और थोड़ा उनको इन्फॉर्मेशन दीजिए? तो मेरे पास एक्चुअली आई हैव अ वेरी बिजी एंड्रोलॉजी प्रैक्टिस, तो काउंसलिंग का टाइम इतना होता नहीं है, बट मेरे पास मिस इन्फॉर्म्ड पेरेंट्स बहुत आते हैं। मेरे पास मोस्ट कॉमनली जो पेरेंट्स आते हैं वो तब आते हैं या तो बच्चों का फिमोसिस का इशू होता है, जहाँ पर उनके पिनाइल की फोर्स के ओपन नहीं हो रही है, या फिर बच्चों के डेवलपमेंटल डिले है, जहाँ बच्चे 13-14 ईयर्स के हो गए अभी भी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप नहीं हुए हैं, या टेस्टिस गायब है, अनडिसेंडेड टेस्टिस है। मेरे पास अभी भी मोस्टली ट्रीटमेंट के लिए लोग आते हैं, पैथोलॉजी अब हो गई है, पर प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट के लिए या प्रिवेंशन के लिए या काउंसलिंग के लिए या बच्चों से बात करने के लिए अभी भी पेरेंट्स मेरे पास नहीं आते हैं। और एक बेसिक अगर पिनाइल हाइजीन मेंटेन करना पड़े तो व्हाट आर द फ्यू थिंग्स दैट एवरीबॉडी शुड बी लुकिंग आफ्टर? सो पिनाइल हाइजीन जो है, आप देखेंगे पिनाइल हाइजीन में 3 पार्ट्स है। सबसे पहला पार्ट है पिनाइल हाइजीन में कि उसकी क्लेanliness या उसकी वॉशिंग। ठीक है, तो एज अ हेल्दी मैन, चाहे वो छोटा बच्चा हो या वो एक अडल्ट हो, पेनिस को डेली वॉश करना ज़रूरी है। अब पर वॉश के लिए हमें जो आजकल ये साबुन है, इंटीमेट वॉश, इसकी ज़रूरत नहीं है। सिंपल प्लेन क्लीन वाटर से वॉशिंग इज़ इनफ।
और वॉशिंग के टाइम पे जैसे हमारे यहाँ पर नॉन सर्कमसाइज लोग ज़्यादा है, हिंदू ज़्यादा है, तो फोर स्किन को रिट्रैक्ट करके जो अंदर ग्लांस है या अंदर का जो हेड है उसको डेली क्लीन करना ज़रूरी है, बिकॉज जो पिनाइल एरिया है वो हैविली इन्फेक्टेड एरिया होता है, वहाँ पसीना है, वहाँ पर बाल है, वहाँ पर स्वेट है, यूरिन है, सेमिनल डिस्चार्ज है। तो इस कारण से उस एरिया को डेली क्लीन, वॉश और हाइजीनिक रखना एक नॉर्मल सेल्फ हाइजीन प्रैक्टिस है, जो कि हर पेरेंट्स को, हर फादर को अपने बच्चे को सिखानी चाहिए टाइम पे। जब बच्चे को आप नहाना सिखाते हैं, इंडिपेंडेंटली अपना टेक केयर सिखाते हैं, तो ये पार्ट ज़रूरी है। सेकेंड होता है यूरिनरी प्रैक्टिसेस, कि हम यूरिनेशन के लिए कैसे बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं। तो फोर स्किन को ओपन करके पेशाब किया जाए, ठीक है, पेशाब को किस तरह पॉट में किया जाए। अभी भी मैं देखता हूँ मेरे ओपीडी में भी आज भी मैन कम टू द क्लिनिक और दे डर्टी द एंटायर बाथरूम एंड गो, एंड दिस इज जस्ट साइन की बेसिक हाइजीन प्रैक्टिसेस या बेसिक यूरिनरी प्रैक्टिसेस नहीं हम लोग सिखाते अपने बच्चों को और बढ़ती उम्र में एडोलेसेंट्स को। तो ये दो पार्ट्स है जो मुझे लगता है कि हर फादर को या हर पेरेंट को एटलीस्ट बच्चों को यूरिनरी हाइजीन और क्लिनलीनेस तो सिखानी चाहिए। और एक थर्ड कंपोनेंट है मास्टरबेशन, जो कंट्रोवर्शियल है। तो मास्टरबेशन नहीं करना चाहिए, इसका मैं बहुत स्ट्रॉन्ग एडवोकेट हूँ। और मास्टरबेशन इज़ नॉट अ वेरी हेल्दी डेली प्रैक्टिस, विच इज़ अगेन वन ऑफ द बिग रीजंस। तो ये भी बच्चों को सिखाना ज़रूरी है कि पॉर्न एडिक्शन, एंड जितना वो उसको अवॉइड करे उतना उनकी मेंटल ग्रोथ के लिए और सेल्फ ग्रोथ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में शायद हम आगे भी बात करें। तो टीनेज ईयर्स में बॉयज़ के सेक्सुअल ड्राइव इज़ रियली हाई, एंड ऑल्सो वो बहुत क्यूरियस हो जाते हैं अपनी बॉडी को लेके। तो ये पूरा एनर्जी को कैसे चैनलाइज करे, एज पेरेंट्स कैसे डील करे, एज कॉलीग्स कैसे हेल्प करे? सो सी, सेक्सुअल ड्राइव एंड टेस्टोस्टेरोन पीक्स आर वेरी कॉमन। ये तो एक पार्ट ऑफ फिजिकल ग्रोथ है, पर उसको चैनलाइज करने के लिए पॉर्न देखना और मास्टरबेशन करना सही तरीका नहीं है। पीछे कुछ टाइम में इन द प्रोसेस ऑफ नॉर्मलाइजिंग सेक्सुअल अर्जेस, हमने कहीं ना कहीं मास्टरबेशन को और पॉर्न एडिक्शन को नॉर्मलाइज कर दिया है। एंड नाउ आई सी मेनी पेरेंट्स ऑल्सो सेइंग कि ये तो नॉर्मल है, ये तो बच्चे करेंगे ही, जबकि ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ अर्ली एक्सेस टू इंटरनेट एंड अर्ली एक्सेस टू फोन्स। अभी रिसेंट भी एक स्टडी थी यूनेस्को की कि द हाइएस्ट कंजम्पशन ऑफ पॉर्न इन द वर्ल्ड इज हैपनिंग इन इंडिया, एंड 70% ऑफ दिस कंज्यूमर्स आर लेस देन 18 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। तो 18 साल से पहले क्या अपने बच्चों को आप सिगरेट पिलाएंगे या शराब देंगे? तो आप उनको जो फ़ोन दे रहे हैं वो भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग एडिक्शन ही है। तो जो शराब है या वो सिगरेट है या जो कोकेन है, जितना डोपामिन रिलीज नहीं करते, उससे ज़्यादा डोपामिन रिलीज अर्ली ऑर्गेज़म और पॉर्न एडिक्शन रिलीज करता है। एंड बिकॉज ऑफ दिस दीज चिल्ड्रन सम हाउ स्टार्ट डेवलपिंग पॉर्न एडिक्शन के जो उनके नेगेटिव साइड इफेक्ट्स है, चाहे वो साइकोलॉजिकल हो, चाहे वो मेंटल हो, चाहे, बिकॉज दीज चिल्ड्रन देन आर नॉट एबल टू फॉर्म स्टेबल रिलेशनशिप्स। ये रिलेशनशिप्स फॉर्मिंग जब होने का टाइम आता है लेटर इन लाइफ, वो उसको फॉर्म नहीं कर पाते। अर्ली सेक्सुअल डिज़ायर, अर्ली सेक्सुअल एंगेजमेंट, हाई रिस्क सेक्सुअल बिहेवियर, ये सब चीज़ें बच्चों में देखने को मिलती है। तो मेरे हिसाब से प्रॉब्लम मास्टरबेशन नहीं है, प्रॉब्लम है क्विक या इजी रिलीज बाय ओवर एडिक्शन टू पोर्नोग्राफी, ठीक है, जो कि एक्चुअली इंडस्ट्री है, बिकॉज पॉर्न इज एक्चुअली अगेन अ मनी मेकिंग बिजनेस। आज इंस्टाग्राम एक सॉफ्ट पॉर्न है, आज ओनली फैंस के अकाउंट्स है जो लोगों ने खोल रखे हैं। तो जहाँ पर एक मैं बहुत बिलीव करता हूँ कि मॉडर्न मेडिसिन डज नॉट मीन कि हमने पुरानी हमारी लर्निंग पद्धति को या आयुर्वेद को या पुराने टेक्स्ट को हमने डिस्कार्ड कर देना है। यस, एक ब्रह्मचार्य कॉन्सेप्ट था उसमें जो आज भी आई थिंक वैलिड है। आई थिंक सेक्सुअल एनर्जी को चैनलाइज करने से बेटर है कि अगर वो अपनी उस एनर्जी को एक्सरसाइज में, योग में, पढ़ाई में, अपनी करियर डेवलपमेंट में फोकस करें, रेदर देन इसको डी फोकस करके क्विक रिलीजेस, चाहे वो पॉर्न हो, चाहे वो अल्कोहल हो, चाहे वो सो मेनी अदर थिंग्स, उसमें चैनलाइज करने के। तो अगर किसी को पॉर्न एडिक्शन है तो व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप्स? तो we tried to run a porn de-addiction program. Again, it was very widely successful. We did camps, but मेरी प्रैक्टिस ने मुझे अलाउ नहीं किया उसको एज एक्सपेंशन करने के लिए। तो पॉर्न एडिक्शन, वी आल्सो राइटिंग अ बुक on how to quit masturbation. तो पॉर्न de-addiction is also based on the same concepts of alcohol de-addiction या of any addiction जिसको हमको de-addict कराना है। तो उसके अंदर कुछ पार्ट्स है, जैसे फॉर एग्जाम्पल बिहेवियरल ट्रेनिंग, ट्रिगर फैक्टर्स को बंद करना, सपोर्ट ग्रुप डेवलप करना, ठीक है, उसकी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना, उसके नेगेटिव साइड इफेक्ट्स को अंडरस्टैंड करना, और फिर एक कैलेंडर बेस्ड मेथड डेवलप करना, जिससे वो धीरे धीरे जो आदमी है या जो व्यक्ति है वो पॉर्न की कंजम्पशन को रोके और उससे होने वाले जो नेगेटिव साइड इफेक्ट्स है उनको कंट्रोल करके दे इम्प्रूव देयर सेल्फ इमेज, एज वेल एज फोकस मोर ऑन वो चीज़ों में फोकस ज़्यादा करे जो उसके डेवलपमेंट में उसको हेल्प करेगी।
तो ये पॉर्न एडिक्शन क्या सर्टेन एज ग्रुप में ज़्यादा दिखा जाता है? यस ऑब्वियसली एनी एडिक्शन, देखो एडिक्शन का मतलब क्या है? एडिक्शन मतलब कोई भी एडिक्ट जो है वो इसलिए एडिक्ट नहीं होता क्योंकि वो चीज़ उसको पता नहीं कि वो ख़राब है उसके लिए। वो एडिक्ट इसलिए होता है क्योंकि वो चीज़ इतनी प्लेजरेबल है कि उसका एडिक्शन जाता नहीं है, चाहे वो गैम्बलिंग हो, चाहे वो अल्कोहल हो, चाहे वो कोकेन हो, बिकॉज ये जो चीज़ें हैं, इवन लाइक शुगर फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो ये जो है कम्प्लीटली एक फिजिकल मैकेनिज्म है। तो पॉर्न क्या है? जब आप पॉर्न देखते हैं और जब आप ऑर्गेज्म करते हैं तो आपके जो ब्रेन में डोपामिन रिलीज हो रहा है वो अपने आप में एक एडिक्टिव न्यूरोकेमिकल है। तो पॉर्न एडिक्शन इज़ वेरी इजी, मतलब कुछ उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता है। उसके लिए अगर 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 एक व्यक्ति है जो यंग एज में है, जो इमेच्योर है, जिसको सही गलत का नहीं पता है, और उसको उसके फ़ोन के माध्यम से या उसके सोशल मीडिया के माध्यम से या आज के डिजिटल एज के माध्यम से उसको अर्ली एक्सेस मिल जाता है इन चीज़ों का, तो ऑब्वियसली एडिक्शन तो हो गई। और वो एडिक्शन कोई बच्चे ने कोई गलती नहीं करी है, उसको ईजी एक्सेस मिला, इस कारण से वो एडिक्ट हो जाते हैं, एंड देन दे वांट दैट बिहेवियर रेपिटेडली। ठीक है, तो इसलिए मेरे को लगता है कि थोड़ा सा फ़ोन, इवन फॉर एग्जांपल आप देखेंगे आज के दिन इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इन प्लेटफॉर्म्स ने भी बच्चों के अंदर चाइल्ड सेंसिटिव लॉक्स निकाले हैं, बिकॉज ये कंपनियां भी रियलाइज कर रही है कि कहीं ना कहीं इनके प्लेटफॉर्म्स इन बच्चों को लीड कर रहे हैं टुवर्ड्स एक्टिविटीज विच आर नॉट वेरी हेल्दी। Correct. Or doctor is like for one of your videos only I saw this term called healthy masturbation. So is Yes. there like a way in which it is better to do या कुछ ऐसा है कि is there a number to it that more than this is not or? तो कोई भी हेल्दी मास्टरबेशन का नंबर नहीं है आइडली। ये एक हेल्दी मास्टरबेशन कॉन्सेप्ट मैंने डेवलप किया था फॉर अवर यूनिक सर्कमस्टांस, बिकॉज हमारी कंट्री में मैरिजेस लेट होती है, सेक्सुअल रिलीज के कोई ऑप्शन नहीं है, हाई टेस्टोस्टेरोन एनवायरनमेंट, हाई स्ट्रेस एनवायरनमेंट में वर्क कर रहे हैं, और इतने ज़्यादा एवेन्यूज़ है पॉर्न कंजम्पशन के कि आदमी या व्यक्ति कई बार नहीं कर पाता, और जब वो नहीं कर पाता कंट्रोल अपने आप को, तो उसमें एक गिल्ट, सेल्फ गिल्ट डेवलप होती है कि मैंने क्यों कर लिया। तो हेल्दी मास्टरबेशन का कॉन्सेप्ट ये है कि हम मास्टरबेशन को जितना मिनिमाइज कर सके करें, उसको हम कोशिश करें कि जितना डिले कर सकते हैं उस रिलीज को, उस प्लेजर को डिले करें, एंड मास्टरबेशन करने के लिए हम लोग पॉर्न का इस्तेमाल ना करें। ठीक है, प्लस देयर आर सम मास्टरबेटरी प्रैक्टिसेस लाइक रबिंग, लाइक प्रोन मास्टरबेशन विच इज़ प्रोवन, कि जो व्यक्ति प्रोन मास्टरबेशन ज़्यादा करते हैं, आजकल बहुत कॉमन है कि बिस्तर पे रगड़ के या पाँव के बीच में रगड़ के, ये डिफरेंट तरीक़ों से अपने आप को रिलीज करने से ये व्यक्ति फिर बाद में एक्चुअल फीमेल के साथ संबंध नहीं बना पाते। ठीक है, दे स्टार्ट डेवलपिंग इरेक्टाइल डिसफंक्शन ड्यूरिंग द एक्चुअल प्रोसेस। तो मास्टरबेशन की रबिंग हैबिट्स को बंद किया जाए, प्रॉपरली किया जाए, क्लीन रूम्स में किया जाए। अभी क्या होता है कि बिकॉज इट इज़ अ क्विक रिलीज, तो कई बार बच्चे बाथरूम्स में, टॉयलेट्स में, अनहाइजीनिक एरियाज़ में पेरेंट्स से छुपा के हाई एंग्जाइटी में, हाई स्ट्रेस में अपने आप को रिलीज करते हैं, रिलीव करते हैं। तो ये ना किया जाए। तो अगर ये आप अपनी मास्टरबेशन को कंट्रोल करते हैं और उसको करते भी है, सो एक्चुअली मास्टरबेशन इज सेल्फ स्टिमुलेशन एंड इट शुड बी डन एज क्लोज एज टू नॉर्मल इंटरकोर्स, ताकि आपको नॉर्मल इंटरकोर्स की हैबिट ना चली जाए। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक स्टडी थी कि जब एक व्यक्ति एक औरत से संबंध बनाता है, तो जो उसमें स्टिमुलस है दैट इज़ नॉट ओनली विजुअल, उसमें स्मेल भी है, उसमें फिजिकल टच भी है, उसमें एक वार्मथ भी है, उसमें एक रिलेशन भी है, उसमें इमोशन भी है, वर्सेस कि आप एक पॉर्न वीडियो देख के अपने आप को रिलीज़ कर रहे हैं जिसके अंदर ये कोई भी फैक्टर्स नहीं है। तो उस कारण से क्या है कि जो एंडोर्फिन रिलीज होता है या जो पोस्ट ऑर्गेज़म जो एक हैप्पी स्टेट है, वो मास्टरबेशन में वो सेम इफेक्ट नहीं देखने को मिलता। ठीक है, तो दैट इज़ वाई वी डेवलप दिस हेल्दी मास्टरबेशन कॉन्सेप्ट कि अगर आप मास्टरबेशन करना भी चाह रहे हैं तो इट शुड बी लिमिटेड, इट शुड बी एज क्लोज टू रियल सेक्स एज पॉसिबल। उसमें जितना कम कॉर्टिसोल रिलीज, जितना कम स्ट्रेस हो उतना अच्छा है, जितने क्लीन और हाइजीनिक एनवायरनमेंट में उतना बेटर है, और उसमें एटलीस्ट विजुअल जो इंटरफेस है, जैसे आप पॉर्न देख रहे हो जिसके अंदर बार बार वीडियोस चेंज कर रहे हो, बार बार आप अपने आप को स्टिमुलेट करने की कोशिश कर रहे हो, वो एलिमेंट ना हो, और एक सेल्फ अराउजल का एलिमेंट डेवलप हो, तो इससे क्या लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। तो अभी आपने इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बारे में बात किया, तो आई जस्ट वांट टू टॉक इन डिटेल अबाउट दैट। कितना कॉमन है इरेक्टाइल डिसफंक्शन? सो अगेन आई विल कोट अ स्टडी कि 60% ऑफ मैन विल डेवलप इरेक्टाइल डिसफंक्शन इन द लाइफ टाइम। तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन मतलब कि आप
संबंध के लिए, संभोग के लिए फुली हार्ड नहीं हो पा रहे. नाउ इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के अलग अलग ग्रेडिंग है, सिवेरिटीज़ है, बट 60% ऑफ मैन अपने जीवन काल में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को कभी ना कभी फेस करेंगे, चाहे वो टेम्पररी हो, चाहे वो परमानेंट हो, चाहे वो माइल्ड हो, चाहे वो सीवियर हो. तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन इज एज कॉमन एज मे बी एजिंग. तो इट कैन बी उम्र बढ़ने से, इट कैन बी बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, इट कैन बी ड्यू टू डायबिटीज, इट कैन बी ड्यू टू BP, it can be due to trauma, it can be due to so many causes, but yes, it is one of the most common problems जो आदमी अपनी जीवन काल में एक्सपीरियंस करेंगे. क्या दिस इज एन इंडिकेटर फॉर हार्ट हेल्थ? Yes, for sure. So again, erectile जो आप एज ए डॉक्टर समझते हैं कि हमारे शरीर में आर्टरीज है, शरीर में वेन्स है जो ब्लड कैरी कर रही है. तो अगर जो लिंग की, जो हमारे मर्द ऑर्गन की ब्लड सप्लाई है, वो भी हमारे हार्ट की ब्लड सप्लाई के सिमिलर है. अगर आप देखें डायमीटर वाइज, तो जो हमारी कॉर्नरी आर्टरी है, जो हमारी हार्ट की आर्टरी है, और जो हमारे पेनिस की आर्टरी है, उनका डायमीटर सेम होता है. तो हार्ट, तो ये स्टडीज़ में पाया गया है कि जिन मर्दों में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन डेवलप होता है, उनमें से 50% पेशेंट्स में अगर एंजियोग्राफी की जाए तो हमें हार्ट ब्लॉकेज भी मिलती है. एंड इट इज़ ऑल्सो प्रूवन कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में भी द फर्स्ट साइन ऑफ इम्पेंडिंग कार्डियक अरेस्ट. मतलब जिनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है, उनमें से 30% लोगों को अगले 5 साल के अंदर हार्ट अटैक होने की संभावना रहती है. तो इसलिए अब जो AUA है, जो अमेरिकन रिप्रोडक्टिव सोसाइटी है, इन लोगों की गाइडलाइंस है कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के मरीजों में एटलीस्ट डायबिटीज़, शुगर, लिपिड प्रोफाइल और हार्ट की रिस्क फैक्टर्स को भी टेस्ट करना ज़रूरी है. बल्कि कुछ सोसाइटी रिकमेंड करती है कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के वर्कअप में कॉर्नरी एंजियोग्राफी होना चाहिए, ताकि हम सही समय पे पेनिस के साथ साथ उसके हार्ट का इलाज भी स्टार्ट कर सकें. तो कब एक यूरोलॉजिस्ट को विजिट करना चाहिए? अगर कितने एपिसोड के बाद, या जब भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो तो कब होना चाहिए फर्स्ट विजिट? वो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के मल्टीपल कॉजेज है, और 30% ऑफ इरेक्टाइल डिस्फंक्शन साइकोजेनिक होता है. साइकोजेनिक मतलब कि एक्चुअली कोई प्रॉब्लम नहीं है बॉडी में, बट बिकॉज ऑफ यूनिक सर्कमस्टेंस, नई शादी है, पहली बार इंटरकोर्स कर रहे हैं, कोई नया पार्टनर है, कोई हाई स्ट्रेस एनवायरनमेंट में काम कर रहा है, वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, या कोई घर में एक्यूट ट्रॉमा हो गया, या किसी के घर में कोई डेथ हो गई. तो इन केसेस में क्या है कि क्योंकि सेक्स में सिर्फ ब्लड सप्लाई काफ़ी नहीं है. इट इज़ सेड कि द रियल सेक्स इज बिटवीन द ईयर्स. मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है. तो 30% लोगों में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कभी कभार नेचुरली भी हो सकता है. सपोज कोई हस्बैंड वाइफ है, कभी नहीं हुआ, कोई झगड़ा हुआ उसके बाद नहीं हुआ, या कोई कॉन्फ्लिक्ट के बाद नहीं हुआ, तो वो नॉर्मल हो सकता है. तो नॉर्मली हम कहते हैं अगर 1 या 2 बार इरेक्शन नहीं आया, पर आप अदरवाइज हेल्दी फील कर रहे हैं, मॉर्निंग इरेक्शंस आ रहे हैं, 9 of 10 टाइम्स ठीक परफॉर्म कर रहे हैं, तो आपको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत नहीं है. पर अगर ये ED इतना बढ़ गया है कि आप 10 में से 3 बार अपने आप को इनएडिक्वेट महसूस कर रहे हैं, या रिलेशनशिप में इश्यूज आने स्टार्ट हो गए हैं, या आप अपने मनपसंद तरीके से इंटरकोर्स नहीं कर पा रहे, या आपको मॉर्निंग इरेक्शंस भी आने बंद हो गए हैं कंटिन्यूसली 15 days 1 month, तो फिर एक यूरोलॉजिस्ट को या एक डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है. और उसमें क्या है, बेसिक वर्कअप है, तो उससे अगर कोई अर्ली साइंस है या अर्ली डिजीज़ है तो उसको हम कैच कर सकते हैं. ओके, तो अगर एक पेशेंट आया आपके पास इरेक्टाइल डिस्फंक्शन वाला, तो आप कैसे अप्रोच करते हो? क्या क्या इवैल्यूएशन करते हैं? कब पिल्स करते हैं और कब सर्जरी के बारे में सोचते हैं? तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी बीमारी है. तो बहुत सारे पेशेंट आते हैं क्लिनिक में, कहते हैं सर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का दवाई लिख दो. तो इट इज़ लाइक सेइंग कि सर बुखार हो गया, दवाई लिख दो. तो बुखार में दवाई क्रोसिन है, पर क्रोसिन बुखार की दवाई है, बुखार के कॉज की दवाई नहीं है. हो सकता है बुखार मलेरिया से हो, टाइफाइड से हो सकता है बुखार किसी और कारण से भी हो. तो एज अ फिजिशियन और क्लिनिशियन हमारा पर्पस है कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन एक सिम्टम है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन एक बीमारी या रोग का एक कारण, एक साइन है. बट क्यों इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है वो हमें पता करना है. तो जब पेशेंट आता है तो किसी बीमारी की तरह उसका पूरा जो मेडिकल इलाज है वो हिस्ट्री, मतलब कि क्या क्या हुआ, क्या क्या कारण हो सकते हैं, उनके बारे में पता करते हैं. एग्जामिनेशन, मरीज़ को चेक करना, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें देखते हैं हम. उसमें देखते हैं हम कि टेस्टिस का साइज़, कोई वेरिकोसील तो नहीं है, कोई टेस्टिस में कोई इशू तो नहीं है, टेस्टोस्टेरोन के साइन सिम्टम्स तो नहीं है, जो लिंग है उसके अंदर कोई फिजिकल डिफॉर्मिटी तो नहीं है. ठीक है, उसके एग्जामिनेशन के बाद फिर उसके फोकस टेस्ट होते हैं, जिसके अंदर हमारे पास हार्मोन एनालिसिस है, हमारे पास अल्ट्रासाउंड्स है, हमारे पास उसकी नर्व कंडक्शन स्टडीज़ है. और इन तीनों के करने के बाद फाइनली हमारे पास डायग्नोसिस बनता है कि इस व्यक्ति को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन क्यों हो रहा है, और फिर उसका इलाज उसी हिसाब से अलग अलग मरीजों का अलग अलग इलाज है. मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है जब भी आप इवैल्यूएट करते हो तो?
सो मोस्ट कॉमन कॉज डिपेंड्स अपॉन एज। तो किस एज में व्यक्ति आ रहा है, तो अगर हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करें, लेस देन 30, 30 to 60 और 60 के अबव, तो 60 के अबव मोस्ट कॉमन कॉज एज रिलेटेड डिजेनरेशन। तो एक उम्र के बाद सब चीज़ें बॉडी में ख़राब होती है, चाहे घुटने हो, चाहे आँखें हो, चाहे स्किन हो, चाहे लिंग हो। तो एज के साथ तो चीज़ें ख़राब होती है, वो एज रिलेटेड चेंजेस है। फिर 30 to 60 में मोस्ट कॉमन कॉज इज डायबिटीज़ एंड ब्लड प्रेशर। तो हमारे देश में डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है, तो शुगर के मरीजों में सबसे ज़्यादा कॉमन कॉज है इरेक्टाइल डिसफंक्शन का। और लेस देन 30 जो आता है पेशेंट, उसके अंदर स्ट्रेस, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, लैक ऑफ एक्सरसाइज, पुअर न्यूट्रिशन, पुअर डाइट, लो टेस्टोस्टेरोन एंड ओवर मास्टरबेशन, ये सबसे कॉमन कॉजेज है इरेक्टाइल डिसफंक्शन के। ओके। और अगर हम पिल्स की बात करें तो एक दो बहुत पॉपुलर पिल है वाइग्रा, तो ये कैसे प्रिस्क्राइब किया जाता है? क्या किसी को लेना चाहिए विदाउट कंसल्टिंग एंड्रोलॉजिस्ट? तो वायग्रा जो बेसिकली एक क्लास ऑफ ड्रग्स बोलते हैं, PD5 इनहिबिटर्स। तो बेसिकली जो हमारा लिंग है या जो आदमी का पेनिस है, उसके अंदर वो एक ब्लड सप्लाई ऑर्गन है। जब अराउजल होता है या जब सेक्सुअल इच्छा होती है, तो खून का सप्लाई बढ़ने से इरेक्शन आता है। तो उस खून को सप्लाई को बढ़ाने के लिए एक केमिकल होता है नाइट्रस ऑक्साइड, NO, जो बेसिकली नसों को डायलेट करता है और खून को खींचता है। तो इस नाइट्रस के लेवल को बढ़ाने के लिए एक एंजाइम होता है PD5, और इस एंजाइम को बढ़ाने वाली दवाई को वायग्रा बोलते हैं। तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा सिस्टम है, और मोटा मोटा समझिए तो दवाई खाते हैं तो लिंग के अंदर ब्लड सप्लाई बढ़ता है। तो ये दवाइयाँ बेसिकली डेवलप तो हुई थी हार्ट कंडीशंस के लिए, पर पाया गया कि ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन में बहुत हेल्पफुल है। अब PD5 इनहिबिटर्स में कई तरह की ड्रग्स आती है, जैसे वायग्रा है जो सबसे कॉमन है, ब्लू पिल, नीली गोली, टडालाफिल है जो पीली गोली के नाम से जानी जाती है, सियालिस बोलते हैं उसको, और बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो अलग अलग, मतलब उनका अलग अलग एक्शंस है, अलग अलग यूजेज तरीके हैं। अब इशू क्या है कि ये दवाइयाँ जो है ये OTC ड्रग्स नहीं है, दे आर नॉट ओवर द काउंटर ड्रग्स। पर इंडिया में बिकॉज ऑफ वीक रेगुलेशन कोई भी केमिस्ट आपको पकड़ा देता है, जबकि आप इंडिया से बाहर कहीं भी जाएंगे, मैं कह रहा हूँ आप दुबई चले जाओ, आप ये दवाइयाँ केमिस्ट से नहीं खरीद सकते, आपको इसके लिए प्रिस्क्रिप्शन चाहिए, बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवाइयाँ नहीं मिलेगी। पर इंडिया में तो आपको कोई भी दवाई बिना प्रिस्क्रिप्शन के मिल जाती है, इस कारण से लोगों को लगता है कि कोई भी खरीद के खा सकता है, जबकि ये दवाइयाँ ओवर द काउंटर ड्रग्स नहीं है। इन दवाइयों के लिए वैलिड प्रिस्क्रिप्शन ज़रूरी है, पहली बात। दूसरी बात है कि ये दवाइयों को एक लाइफस्टाइल और रिक्रिएशनल ड्रग के रूप में बेचा जा रहा है। तो अभी क्या हो गया है कि बिकॉज अवेयरनेस है और इजी एक्सेस है, तो कई लड़के, कई लोग जिनको ज़रूरत नहीं भी है, वो भी इन दवाइयों को ले रहे हैं और हाई डोज में ले रहे हैं और बार बार ले रहे हैं, जिस कारण से इरेक्टाइल डिसफंक्शन ना होते हुए भी इनमें डेवलप हो जाता है। और कई बच्चे, कई लड़के, कई यंग मैन इसलिए आते हैं मेरे पास इलाज कराने की इतने साल से ये दवाइयाँ यूज़ कर रहे हैं, और उस कारण से अब ये दवाइयाँ भी काम नहीं करती है, बिकॉज द बॉडी डेवलप रेजिस्टेंस टू द यूज़ ऑफ दिस मेडिकेशंस। तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन की दवाइयाँ है, इफेक्टिव दवाइयाँ है, पर कब यूज़ करनी है, कितनी डोज में यूज़ करनी है, कहाँ यूज़ करनी है, कैसे यूज़ करनी है, इसके लिए एक प्रॉपर डॉक्टर ही है जो आपको असेस करके आपको इसके बारे में हेल्प कर सकता है। कभी भी बिना प्रिस्क्रिप्शन के इसको नहीं लेना कोई चाहिए? भी दवाई मेरे हिसाब से तो एनी मेडिकेशन, इवन क्रोसिन तक भी बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं लेनी चाहिए। तो डॉक्टर, यू आर लाइक अ स्पेशलिस्ट इन सर्जिकल इंटरवेंशंस फॉर दीज कंडीशंस, तो क्या ऐसे कॉमनली डन प्रोसीजर है सक्सेसफुल आउटकम्स के साथ जो आप करते हो यूजुअली इरेक्टाइल डिसफंक्शन के केस में? तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन के अंदर अगर हम डिवाइड करें इस कंडीशन को, तो 3 पार्ट्स में होता है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। तो माइल्ड बेसिकली वो डिजीजेस है जिसके अंदर इरेक्शंस आ रहे हैं, आदमी संभोग कर पाता है, पर वो मोस्टली कंसर्न्ड है अबाउट ड्यूरेशन, जहाँ पर वो अपने सेटिस्फैक्शन के तौर पे नहीं जा पा रहा। इन कंडीशंस के लिए ना दवाइयाँ चाहिए, ना सर्जरी चाहिए, इन कंडीशंस के लिए लाइफस्टाइल चेंजेस चाहिए, कंट्रोल ऑफ शुगर, कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर, हार्ट को बेटर कर लीजिए, लाइफस्टाइल इंप्रूव कर लीजिए, पेल्विक फ्लोर को स्ट्रेंथन कर लीजिए, तो नॉर्मली ये ठीक हो जाती है। फिर आते हैं मॉडरेट। मॉडरेट मतलब कि इरेक्शंस आ रहे हैं पर वो इतने हार्ड नहीं है कि आप संबंध बना पा रहे हैं, पर इरेक्शंस आ रहे हैं। तो इन कंडीशंस के अंदर दवाइयाँ बहुत इफेक्टिव है, दवाइयाँ बहुत फ़ायदेमंद है, और दवाइयाँ आदमी को अच्छा ठीक भी कर सकती है और दवाइयाँ ठीक करके बंद भी कर सकते हैं। ये अगेन मिसकंसेप्शन है कि अंग्रेजी दवाइयाँ लाइफ लॉन्ग खानी पड़ती है, ऐसा नहीं है, कुछ समय में व्यक्ति ठीक हो सकता है। कितना यूजुअल ड्यूरेशन देना पड़ता है दवाई? डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन। अगर बहुत ही लो लेवल कंडीशन है, फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल के तौर पे एक न्यू डायबिटिक है जिसको पता ही नहीं शुगर के बारे में अपने, और उसकी फर्स्ट टाइम आया आपके क्लिनिक में, शुगर हाई निकली और उसको ईडी है, तो आप समझिए उसका कंट्रोल करते ही शुगर, दवाइयाँ बंद हो जाएगी। वर्सेस एक ऐसा व्यक्ति आ रहा है आपकी क्लिनिक पे जिसको शुगर 12 साल से है, अनकंट्रोल्ड है, जिसका किडनी फेल हो गया है, किडनी में क्रेटिनिन बढ़ गया है, प्रोटीन आ रहा है, लिवर में जोर है। अब इस पेशेंट में आप सोचो कि दवाइयाँ बंद हो जाएगी, तो नहीं होगी, क्योंकि हम लोगों को लगता है कि जो लिंग है वो बॉडी का पार्ट ही नहीं है,
मोस्ट पेशेंट को लगता है कि हमारी पूरी बॉडी खराब हो सकती है, पर लिंग नहीं खराब हो सकता, क्योंकि इट इज़ मेड अप ऑफ सम ऐसा पार्ट है जो खराब हो नहीं सकता, जबकि ऐसा नहीं है। वो बॉडी का पार्ट है और बॉडी में कोई और अगर डिजीज प्रोसेस है तो वो भी खराब कर सकता है। फिर आते हैं हम सीवियर मतलब ऐसे मरीज जिनमें इरेक्शंस आ ही नहीं रहे हैं, जिनमें लिंग में फुलावट ही आती है, बस लिंग पूरा टाइट नहीं होता है। ये पेशेंट्स नॉर्मली सीवियर कंडीशन में होते हैं, जहाँ पर इनको पहले और कोई बीमारी भी है या ये स्थिति आ गई है जहाँ पर अब वो नहीं दवाइयों से काम करने वाला। तो जिस तरीके से कैटरैक्ट में आंखों में लेंस चेंज होता है, हार्ट के वॉल्व चेंज होते हैं, हमारे घुटने बदले जाते हैं, उसी तरीके से अगर किसी मरीज़ के प्राइवेट पार्ट में ब्लड सप्लाई बहुत ख़राब हो चुकी है तो उसमें हम इम्प्लांट्स नामक एक प्रोस्थेसिस होता है जो हम फिट करते हैं। ये प्रोस्थेसिस मेडिकल ग्रेड डिवाइसेस है। ये प्रोस्थेसिस आज से अवेलेबल नहीं है, 1970s से अवेलेबल है। ये वर्ल्ड ओवर अप्रूव्ड है, ये US FDA अप्रूव्ड है, और अब पिछले कुछ सालों में ये इंडिया में प्रॉपरली अप्रूव्ड चैनल से आए हैं। और मेरे बाकी कोलीग्स की वजह से अब मेन हैव एन ऑप्शन कि अपने इरेक्शंस को ठीक कर सकते हैं इन डिवाइसेस को लगवा के। तो ये डिवाइसेस क्या करते हैं कि ये डिवाइसेस को हम जो पेनिस है उसके अंदर इम्प्लांट कर देते हैं। बाहर से नहीं दिखते हैं ये, और अंदर से ये उसकी ब्लड सप्लाई को रिपेयर और उसके जो इरेक्शन के पार्ट को ठीक करते हैं, जिस कारण से जो व्यक्ति दवाइयों के सहारे भी इंटरकोर्स नहीं कर पा रहा है वो एक नॉर्मल जीवन बिना दवाइयों के भी जी सकता है। तो अब थोड़ा सा सर्जरी के बारे में डिटेल में जानना चाहे तो कितना लंबा होता है ये प्रोसीजर, कैसे एनेस्थीसिया में किया जाता है और क्या होता है उसकी रिकवरी? तो ये प्रोसीजर नॉर्मली 30 to 45 मिनट्स का प्रोसीजर होता है। इस सर्जरी को हम नॉर्मली जनरल एनेस्थीसिया में करते हैं, मतलब मरीज़ को बेहोश किया जाता है, और बेहोश करने के बाद क्योंकि हमको सिर्फ उसके लिंग वाला एरिया है जहाँ पर वर्क करना है, तो वहाँ पर हम एडिशनल एनेस्थीसिया देते हैं लोकल के फॉर्म में, ताकि उसको बाद में पेन ना हो। नॉर्मली ये सर्जरीज पेनलेस होती है क्योंकि बहुत छोटे इंसिजन से, मतलब 4 या 5 टाँकों के इंसिजन से हम ये सर्जरी कर सकते हैं। इस सर्जरी के अंदर हम जो मरीज़ है उसके लिंग के अंडर पार्ट में बनाते हैं इंसिजन, ताकि दिखे ना कहीं भी बाहर से, और वो 4 या 5 टाँकों के इंसिजन से हम उसके जो लिंग में जो पुरानी ब्लड सप्लाई है उसको निकाल के या उसको ओपन करके वी मेक अप स्पेस, और उस स्पेस के अंदर हम इम्प्लांट्स को फिट करते हैं। उसी तरीके से जैसे प्लास्टिक सर्जन ब्रेस्ट इम्प्लांट लगाते हैं या आप घुटने चेंज करते हैं, तो ये सर्जरीज नॉर्मली क्विक होती है, शॉर्ट ड्यूरेशन होती है, डे केयर में आती है, तो पेशेंट्स नॉर्मली मॉर्निंग आके शाम को जा सकते हैं घर वापस। और इन सर्जरीज के बाद आपकी नॉर्मल जो पार्ट्स है, जो पेशाब का रास्ता है या सीमन का रास्ता है, हम उसको नहीं टच करते। तो उस कारण से क्या है कि मरीज़ के सिर्फ जो ब्लड वाले दोनों कॉर्पोरा है उनको रिपेयर किया जाता है, एंड पेशेंट्स अगले दिन से अपना डेली काम कर सकते हैं। ऑफिस 7 दिन बाद, हेवी एक्सरसाइज 15 डेज के बाद, और अपनी बेडरूम में रिलेशन 1 महीने बाद। और डॉक्टर कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स की भी बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट देखने को मिलता है कि उससे इरेक्टाइल डिसफंक्शन बेटर हो जाता है, जैसे कि अश्वगंधा। डू दे एक्चुअली वर्क? सो शिलाजीत अश्वगंधा के बेसिस पे पूरा एक मार्केट चल रहा है, एंड फॉर दे आर लाइक द मैजिकल ट्रीटमेंट फॉर इरेक्टाइल डिसफंक्शन। और ये इसलिए बिकॉज हम एज ए सोसाइटी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रस्ट करते हैं साइंटिफिक मेडिसिन को। ये आप ऐसे डॉक्टर भी देखते होंगे अपनी स्पेशलिटी में कि पेशेंट्स को अंग्रेज़ी दवाई, इंग्लिश मेडिसिन या एलोपैथी से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रस्ट है। मुझे लगता है क्यों कि लगता है सर ये ऐसा है? क्योंकि हमारी सोसाइटी उस तरह से बनी है। हमारी सोसाइटी में साइंस से ज़्यादा एक तरह से मतलब कहे कि कहीं सुनी बातों पे ज़्यादा, मैं ये नहीं कह रहा कि वो चीज़ें गलत है, पर मुझको लगता है कि शिलाजीत अश्वगंधा इफेक्टिव है, बट दे आर मोर ऑफ प्रिवेंटिव रादर देन ट्रीटमेंट। मतलब अगर आप अपने आप को हेल्दी रखना चाहते हैं, आप एक कोई प्रॉब्लम नहीं है पर आप प्रिवेंशन के लिए करना चाहते हैं यूज़, तो हाँ ये बहुत इफेक्टिव सप्लीमेंट्स है। बट अगर आप शिलाजीत अश्वगंधा हर बीमारी के लिए, जिसको हम बोलते हैं नब्जी इलाज मतलब कि पेशेंट जाता है डॉक्टर के पास और वो डॉक्टर उसकी नब्ज पकड़ के बोलता है कि आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन इस कारण से है, जबकि उसमें ना उसने शुगर चेक करी, ना बीपी चेक किया, ना लिवर चेक किया, ना किडनी चेक किया, और बिना चेक किए नब्जी चेक करके उसको 4-5 मिश्रण बना के दे दिए कि इसको लो, और बहुत एक्सपेंसिव भी होते हैं, सस्ते भी नहीं होते वो, और उसके बाद कुछ फ़ायदा तो होता नहीं है उससे, क्योंकि प्रॉब्लम पकड़ी नहीं गई। तो होता क्या है कि 100 में से कोई 5 लोग ठीक हो भी जाते हैं जो साइकोजेनिक थे, पर वो 5 ठीक होने की वजह से बाकी 95 दवाई खाते रहते हैं। तो इसलिए एक बहुत बड़ा एक क्वैकरी इसके अराउंड बन गया। अश्वगंधा शिलाजीत पे स्टडीज़ भी हुई है, उसके फ़ायदे भी है, उसके बहुत ज़्यादा नुकसान भी नहीं है, बट फ़ायदा भी लिमिटेड है। तो मे बी माइल्ड इरेक्टाइल डिसफंक्शन, साइकोजेनिक इरेक्टाइल डिसफंक्शन में हो सकता है थोड़ा बहुत फ़ायदा हो, पर मॉडरेट सीवियर में नहीं होता। और सेकंड प्रॉब्लम जो आज के दिन है इन दवाइयों में वो है अडल्ट्रेशन।
तो बहुत सारे जो क्वैक्स है या बहुत सारे जो डॉक्टर्स है वो इनमें हमारी वायग्रा पीस देते हैं, टडालाफिल पीस देते हैं। तो मरीज कहते हैं आके कई बार ओपीडी में कि सर ये एक दवाई आती है, डॉक्टर साहब ने बना के दी थी मुझे, वैद्य जी ने, मैं पिछले 5 साल से खा रहा हूँ, जब खाता हूँ तभी फायदा होता है, पर ये नेचुरल है। जबकि सिम्टम्स सारे उसको साइड इफेक्ट्स के हो रहे होते हैं, हेडेक हो रहा होता है, आँख में ब्लरनेस आ रही होती है। तो वी नो कि ये पेशेंट की दवाई के अंदर कुछ ना कुछ पिसा हुआ है, बट हम उस पेशेंट को ये बोल नहीं सकते क्योंकि वो ट्रस्ट करना बंद कर देगा। बट 90% ऑफ टाइम्स जब आप देखेंगे कि कोई भी आयुर्वेदिक दवाई को एक्यूट फॉर्म में यूज किया जाता है तो नॉर्मली वो एलोपैथिक दवाइयाँ ही होती है, दे आर जस्ट मास्क्ड या दे आर जस्ट मैस्करेडेड एज आयुर्वेदिक। तो सप्लीमेंट्स आर इफेक्टिव येस, बट फॉर प्रिवेंशन, नॉट फॉर ट्रीटमेंट। Does biking and cycling actually harm the male genitalia? Yes, so cycling is good for heart health and exercise, बट लॉन्ग डिस्टेंस साइकिलिंग जहाँ पर आप बहुत लंबे समय तक साइकिल चला रहे हैं, उस पर पेरिनियम जो आपका पेल्विक फ्लोर है उस पर कंप्रेशन से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन डेवलप होता है। ये स्टडीज़ में पाया गया है, लॉन्ग डिस्टेंस साइकिलिस्ट में पाया गया है। तो यस, लॉन्ग डिस्टेंस साइकिलिंग में बिकॉज कार्डियक हेल्थ अच्छी है, आप फिजिकली एक्सर्ट कर रहे हैं, आपकी मेटाबॉलिक हेल्थ बहुत अच्छी है, तो इट बैलेंसेस द डैमेज। बट अगर आपकी कार्डियक हेल्थ पुअर है और आप बहुत साइकिलिंग कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के सिम्टम्स फील हो सकते हैं। एंड मेरे बहुत सारे पेशेंट्स है भी जो प्रोफेशनल लॉन्ग डिस्टेंस साइकिलिस्ट हैं जिनको इसकी प्रॉब्लम पाई गई है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए सम चेंजेस टू द सीट, ताकि जो सीट आप यूज़ कर रहे हैं वो कंफर्टेबल हो, आपके पेल्विक जो आपकी साइकिलिंग शॉर्ट्स है उसमें पेल्विक सपोर्ट हो, प्लस साइकिलिस्ट को साइकिलिंग के लॉन्ग एपिसोड्स के बाद एडिक्वेट रेस्ट, रिकवरी और कीगल एक्सरसाइजेस करने से ये साइड इफेक्ट्स को आप मिनिमाइज कर सकते हैं। तो डॉक्टर, नेक्स्ट आई थिंक मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम दैट पीपल कम टू यू विथ इज प्रीमेच्योर इजैकुलेशन। Yes. तो उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। क्या कुछ टाइमिंग ऐसा है जो जिसके बाद आप बोलते हो कि हाँ अगर इतने में हो रहा है तो वो प्रीमेच्योर है? तो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन या शीघ्र पतन सेक्सुअल डिस्फंक्शन का सबसे कॉमन प्रॉब्लम है। एंड ये प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि इसकी कोई डेफिनेशन ही नहीं है। तो अगर आप किताबों को देखें तो किताबें कहती है कि 1 मिनट से ऊपर अगर व्यक्ति अपने डिस्चार्ज को रोक पा रहा है तो वो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन नहीं है, वो नॉर्मल है। जबकि अगर आप फीमेल्स का सर्वे करें तो मोस्ट फीमेल्स रिक्वायर 7 to 8 मिनट्स ऑफ पेनिट्रेटिव इंटरकोर्स टू रीच एन ऑर्गेज्म। ठीक है, तो पीएमए की डेफिनेशन को अगर आप अलग अलग मापदंड से नापे तो अलग अलग रिजल्ट आएंगे। अगर आप सिर्फ डिस्चार्ज के टाइमिंग को काउंट करेंगे तो हो सकता है कि 80% मैन नॉर्मल निकले, पर अगर आप सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन को काउंट करें तो 70% मर्दों में टाइमिंग कम पाई जाएगी। तो प्रॉब्लम है, डाइकोटमी प्रॉब्लम है इस डेफिनेशन को लेके है। तो कई मरीज अपने ऑर्गेज्म के लिए तो सेटिस्फैक्ट्री है, मतलब ज़्यादातर जो पेशेंट्स आते हैं वो खुद के तो सेटिस्फाइड है, इसलिए वो कभी इलाज कराते नहीं है। क्योंकि रिलेशनशिप के बिना अगर आप खाली अपनी बात करो तो 1 मिनट 1.5 मिनट्स में दे आर गेटिंग ऑर्गेज्म, दे आर सेटिस्फाइड। बट प्रॉब्लम आती है कब। सो पीएमए इज मोर ऑफ अ कपल्स प्रॉब्लम, क्योंकि इसमें कपल में प्रॉब्लम है। इसमें सिर्फ अगर आप मर्द को देखोगे तो वो नॉर्मल है, पर हस्बैंड वाइफ का जो कॉम्बिनेशन है वहाँ पर प्रॉब्लम आने की वजह से डिजीज प्रोसेस ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा क्या मिसकंसेप्शन है रिगार्डिंग दिस प्रीमेच्योर इजैकुलेशन? तो मिसकंसेप्शंस तो हर लेवल पे है, चाहे वो डायग्नोसिस पे हो चाहे वो ट्रीटमेंट पे हो। तो आप समझिए पीएमई क्योंकि इतना कॉमन है तो दुनिया भर के तो इसके अंदर इलाज है, दुनिया भर के इसमें दवाइयाँ सप्लीमेंट्स है। सबसे कॉमन कॉज है ये मैरिटल डिस्कॉर्ड का। आज भी अगर आप कोर्ट में चले डाइवोर्स केसेस में सेक्सुअल डिस्फंक्शन की बात करें या आप बात करें इम्पोटेंसी की, जब औरत अपने हस्बैंड पे आरोप लगाती है इम्पोटेंसी का, तो मोस्टली पाया जाता है कि प्रॉब्लम ईडी की होती नहीं है, प्रॉब्लम टाइमिंग की होती है। तो इट इज़ मोस्टली नॉट द एबिलिटी टू गेट हार्ड, नॉट द एबिलिटी टू गेट इरेक्शंस, इट इज़ द एबिलिटी टू सस्टेन द इरेक्शन फॉर फुल सेटिस्फैक्शन ऑफ द फीमेल पार्टनर। तो पीएमई इज एक्चुअली मोर कॉमन देन ईडी। और मिसकंसेप्शन ये है कि ज़्यादातर पीएमई के लोग जो है वायग्रा यूज़ करते रहते हैं बिकॉज दे आर ट्राइंग टू एक्सटेंड देयर टाइमिंग। तो वायग्रा, टडालाफिल जो इरेक्शन की दवाइयाँ है इनका टाइमिंग पे कोई रोल ही नहीं है। तो मरीज कहते हैं कि सर दवाई खाने से हम और हार्ड हो जाते हैं, पर टाइमिंग तो उतना ही रहता है। तो इसीलिए पीएमई जो है एक लेस अंडरस्टूड कंडीशन है, इसलिए उसका इलाज भी लेस अंडरस्टूड है और उसके अच्छे इलाज जो आ भी गए हैं उसके बारे में पब्लिक अनजान है। तो पीपल आर ट्रीटिंग पीएमई लाइक ईडी, जबकि ये अलग ही बीमारी है। तो कॉमन कॉजेज क्या है इसके? पीएमई का सबसे कॉमन कॉज है मास्टरबेशन। जो हॉर्सेज और बुल्स है जिनको ट्रेन किया जाता है सेमिनल कलेक्शन के लिए, दोज हॉर्सेज एंड बुल्स आर नॉट एबल टू पेनिट्रेट अ रियल मेयर और अ रियल काउ। ठीक है, तो सिमिलरली
जो मास्टरबेशन है वो एक कम्प्लीटली काउंटर एक्टिविटी है टू नॉर्मल इंटरकोर्स। नॉर्मल इंटरकोर्स में पेल्विक मूवमेंट होती है, पेनिस सस्टेन रहता है, जो एक वार्म वजाइना है उसकी हैबिट होनी चाहिए, और एक पेल्विक थ्रस्ट की मूवमेंट है अलॉन्ग विद पेल्विक कंट्रोल। जबकि मास्टरबेशन इज अ पैसिव एक्टिविटी जहाँ पर आप बैठे हैं और आप अपने हाथ से कोल्ड वार्म हैंड से अपने पेनिस को स्टिमुलेट कर रहे हैं। जहाँ पर नॉर्मल सेक्स में एंटायर स्टिमुलेशन इज ऑन द ग्लांस हेड, वहीं पर ही मास्टरबेशन में सारा स्टिमुलेशन शाफ्ट पे होता है। ठीक है, तो इस कारण से जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन करते हैं वो रियल पेनिट्रेटिव सेक्स में अपने आप को होल्ड नहीं कर पाते। ठीक है, तो सबसे कॉमन कॉज इज रॉन्ग ट्रेनिंग। तो इट इज़ अ फिजियोलॉजिकल ट्रेनिंग ऑफ द रिफ्लेक्सेस। तो इस कारण से मोस्ट मेन दैट वी फाइंड पीएमई में जब हम उनका मास्टरबेशन छुड़वाते हैं, जब हम उनको अपने पेल्विक फ्लोर को स्ट्रेंथन कराने के लिए बोलते हैं, जब हम उनके ग्लांस की सेंसिटिविटी को कम कराते हैं, सो दे नोटिस अ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन एबल टू होल्ड देमसेल्व्स एंड हैव अ बेटर टाइमिंग इन बेड। तो सर इसका ट्रीटमेंट क्या रहता है? तो पीएमई का ट्रीटमेंट रिसेंटली बहुत सारे एडवांसेस में चले गया है। पीएमई आज से कुछ साल पहले भी पीएमई का सिर्फ 2 ही ट्रीटमेंट था कि आप मरीज को डीफोकसिंग टेक्निक्स बताओ, उसे बोलो कि जब भी उसको डिस्चार्ज होने वाला हो तो वो अपने आप को स्टॉप करे, पार्टनर से विड्रॉ करे और डीफोकस करे, ताकि उसका जो वो एजैकुलेटरी इम्पल्स है वो पास ऑन हो जाए और उसके बाद फिर से वो इंटरकोर्स स्टार्ट करे। पर ये प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल इसलिए नहीं है क्योंकि बार बार अगर व्यक्ति अपने आप को डीफोकस करता है एक्ट से, तो पीएमई तो चलो नहीं होगा पर उसका इरेक्शन चले जाता है। बिकॉज इरेक्शंस को सस्टेन करने के लिए आपको कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट इन द प्रोसेस भी चाहिए। अगर आप बार बार कुछ और सोचेंगे और पार्टनर से डाइवर्ट करेंगे टेंशन, तो रिलेशनशिप नहीं बन पाता। इवन द पार्टनर ऑल्सो फील्स निगलेक्टेड। तो वो टेक्निक सब आउट हो गई है। अब जो करंट जो फोकस है पीएमई ट्रीटमेंट का वर्ल्ड ओवर, वो 3 पार्ट्स पे है। पहला पार्ट है कि किस तरीके से हम जो पिनाइल हेड की सेंसिटिविटी है उसको कम करा जाए। तो पिनाइल हेड या ग्लांस हेड जो सेंसेशंस को नहीं टॉलरेट कर पाता, सो किस तरह से उसके सेंसेशंस को हम कम करें ताकि जो हमारा एजैकुलेटरी टाइम है इनसाइड द वजाइना वो बढ़ जाए। तो उसके लिए कई टेक्निक्स है, जैसे डिसेंसिटाइजेशन टेक्निक्स है, ग्लांस हेड को ओपन रखना, सर्कमसिजन, डॉर्सल न्यूरेक्टमी जिसके अंदर जो पिनाइल नर्व्स है ग्लांस हेड की उनको केमिकल न्यूरोलाइसिस से या क्रायोथेरेपी से हम बर्न कर सकते हैं। ठीक है, या हम जो पिनाइल हेड है उस पर फिलर्स लगा सकते हैं, इसको ग्लांस ऑगमेंटेशन बोलते हैं। तो जो फिलर्स है वो क्या करते हैं कि जो म्यूकोजा है और जो डीप नर्व्स है उनके बीच में एक स्पेस क्रिएट करने से सेंसिटिविटी को कम करता है। तो ये कुछ टेक्निक्स है जिससे हम सेंसिटिविटी को मैनेज कर रहे हैं। सेकेंड पार्ट है किस तरीके से हम जो इजैकुलेटरी मसल्स है, जैसे जो बीसी मसल्स जिनको बोलते हैं या लिवेटर फ्लोर बोलते हैं, उनको स्ट्रेंथन करें। तो कीगल एक्सरसाइजेस भी है, उसमें P-TENS थेरेपी भी है, उसमें लोकल एमसेला चेयर्स आ गई है जो कि उस मसल्स को एक्सरसाइज कराती है, उससे बहुत रिलीफ मिलता है पेशेंट्स को। और थर्ड होता है एजैकुलेटरी रिफ्लेक्स, मतलब सेंसेशन टू डिस्चार्ज। द रिफ्लेक्स इज सेंट्रल, द कंट्रोल ऑफ द एजैकुलेशन इज इन द ब्रेन। तो अगर हम उस एजैकुलेटरी रिफ्लेक्स को डिले करें बाय द यूज ऑफ SSRIs, which is serotonin reuptake inhibitors like paroxetine, duloxetine, duloxetine, तो इनकी मदद से भी हम काफ़ी हद तक पीएमई के अंदर काफ़ी अच्छा कंट्रोल पा सकते हैं। और अभी जो लेटेस्ट ट्रीटमेंट पीएमई के लिए आया है वो है बोटॉक्स। सो दे हैव फाउंड कि अगर हम बोटॉक्स का यूज़ करें एट द राइट नर्व एंडिंग, सेंसरी एंड मोटर इन द बीसी मसल कॉम्प्लेक्स एज वेल एज इन दी ग्लांस हेड, उससे भी बहुत सारे मरीजों में पीएमई में अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। And what is the role of prostatic massage? तो प्रोस्टेटिक मसाज का रोल पीएमई में नहीं है। प्रोस्टेटिक मसाज का रोल बेसिकली प्रोस्टेटाइटिस इंड्यूस्ड सेक्सुअल डिसफंक्शन में है। तो जो प्रोस्टेट है वो बेसिकली एक यूरिनरी ऑर्गन और एक सेक्सुअल ऑर्गन दोनों है। तो कई लोगों में जिनमें प्रोस्टेट में इन्फ्लेमेशन रहता है, उनके अंदर बिकॉज ऑफ दिस रेकरेंट इन्फेक्शंस एंड स्वेलिंग इन द प्रोस्टेट, इन लोगों में सेमिनल डिस्चार्ज इज पेनफुल, इनमें इरेक्टल क्वालिटी इज पुअर, इनमें कई बार क्या है कि डिस्चार्ज के बाद वजाइनल जो फीमेल यूटीआईज है ये काफ़ी कॉमन होता है। तो इन केसेस में प्रोस्टेट में से स्वेलिंग कम करने के लिए, एडिमा डाउन करने के लिए, उसके अंदर सिक्रीशंस को एक्सक्रीट कराने के लिए प्रोस्टेटिक मसाज काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। Okay, not for this बट condition. नॉट फॉर पीएमई। और डॉक्टर नेक्स्ट आई वांट टू टॉक अबाउट लो टेस्टोस्टेरोन जो आजकल काफ़ी कॉमन है। तो क्या क्या है मोस्ट कॉमन रीजंस फॉर लो टेस्टोस्टेरोन? सो लो टेस्टोस्टेरोन की परिभाषा चेंज हो रही है। तो पहले हम देखते थे टेस्टोस्टेरोन की रिपोर्ट आती थी और हम कहते थे कि नॉर्मल रेंज में है, पर हमें समझना पड़ेगा कि अब एज रिलेटेड रेंजेस डेवलप हो गई है। तो हर एज के हिसाब से टेस्टोस्टेरोन डिफरेंट है।
तो फॉर एग्जांपल एक 70 इयर्स ओल्ड जेंटलमैन के लिए मे बी 400 to 50 टेस्टोस्टेरोन नॉर्मल हो सकता है, बट फॉर अ 25 ईयर ओल्ड यंग मैन इट इज़ लो। ठीक है, तो पहली बात तो है कि टेस्टोस्टेरोन की डेफिनेशन चेंज हो रही है और लो टेस्टोस्टेरोन इज नो लॉन्गर डिफाइंड इन अ रेंज, इट इज डिफाइंड इन अ एज रिलेटेड रेंज। ठीक है, सेकेंड है कि लो टेस्टोस्टेरोन के सिम्टम्स हर एज ग्रुप में अलग होते हैं। तो लो टेस्टोस्टेरोन के सिम्टम्स एक यंग मैन में उसकी कंप्लीट लाइफ को डिस्टर्ब कर सकते हैं, जबकि एक एल्डरली मैन में लो टेस्टोस्टेरोन के सिम्टम्स कई बार विजुअलाइज होते नहीं बिकॉज उसको उसकी ज़रूरत ही नहीं होती। ठीक है, थर्ड मिसकंसेप्शन अबाउट टेस्टोस्टेरोन इज कि हमें लगता है कि टेस्टोस्टेरोन एक सेक्सुअल हार्मोन है, जबकि टेस्टोस्टेरोन मेल्स का अल्फा हार्मोन है, मेल्स का ऑल इनकम्पासिंग हार्मोन है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन कंट्रोल्स एवरीथिंग एल्स। तो टेस्टोस्टेरोन से आपकी मेंटल एप्टीट्यूड, आपका एग्रेशन, आपका मोटिवेशन, आपका मसल स्ट्रेंथ, आपकी बोन हेल्थ, आपकी सेक्सुअल लाइफ, आपकी इवन फॉर एग्जांपल योर कंट्रोल ऑफ शुगर, योर डायबिटिक कंट्रोल ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन ऑप्टिमल लेवल्स ऑफ टेस्टोस्टेरोन। तो इसलिए टेस्टोस्टेरोन का नापना और टेस्टोस्टेरोन का ठीक करना एक एंड्रोलॉजिस्ट का प्राइमरी वर्क है। और एक और है कि टेस्टोस्टेरोन के अंदर अभी बहुत सारी ट्रीटमेंट्स ऐसी आ गई है जिस कारण से हम टेस्टोस्टेरोन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं विदाउट स्टेरॉइड्स ऑल्सो। कुछ समय पहले तक हमारे पास सिर्फ स्टेरॉइड्स होते थे जिससे हम टेस्टोस्टेरोन को रिप्लेस करते थे, इसको टीआरटी बोलते थे। पर अभी बिकॉज ऑफ सम वेरी गुड मेडिकेशंस लाइक क्लोमिफीन, एनास्ट्राजोल, एचसीजी, टमोक्सिफेन, हम टेस्टोस्टेरोन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं इवन विदाउट यूजिंग स्टेरॉइड्स। तो बट इट ऑल डिपेंड्स कि पेशेंट को सिम्टम्स क्या आ रहे हैं, उसका बेसलाइन टेस्टोस्टेरोन कितना है, टेस्टोस्टेरोन डिक्लाइन का रीज़न क्या है, और उसको किस चीज़ के लिए टेस्टोस्टेरोन चाहिए, परफॉर्मेंस के लिए चाहिए या डिसफंक्शन के लिए चाहिए, उस पर डिपेंड करता है कि वो कितना हम उसको कैसे मैनेज करेंगे। क्या सब लड़कों को एक बार अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल चेक कराना चाहिए? तो कोई गाइडलाइंस तो नहीं है इसके बारे में, बट आई पर्सनली फील कि यस, अगर आपको कोई भी लो टी का सिम्टम है, जैसे फॉर एग्जांपल इट कैन बी एज सिंपल एज इरिटेशन एट वर्क। बहुत सारे मैंने देखा है कि लोग हाई स्ट्रेस में रहते हैं एंड इनको इरिटेशन रहती है काम से, मोटिवेशन नहीं रहती वर्क पे जाने के लिए, दे हैव लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एट होम। तो मेनी ऑफ दिस मैन आर एक्चुअली सफरिंग ऑन लो टेस्टोस्टेरोन which is projecting itself as sleeping disorders, projecting itself as low level melancholia. तो नॉट फुल ग्रेड डिप्रेशन, टेस्टोस्टेरोन हैप्पी हार्मोन है बेसिकली। टेस्टोस्टेरोन अच्छा रहता है तो एक लाइफ में खुशी रहती है, एक लाइफ में हैप्पीनेस रहती है। तो बहुत सारे लोग जो मेलनकोलिया में जा रहे हैं, जिनको फुल फ्लैश सिम्टम डिप्रेशन के नहीं है बट हाँ एक मूड डिस्टर्बेंस रहती है, लो मूड रहता है, इनके अंदर भी टेस्टोस्टेरोन लेवल्स कई बार कम मिलते हैं और ऑप्टिमाइज करने के बाद दे सी अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन देयर अप्रोच। तो इसलिए अगर आपको सिंपल सिम्टम्स जैसे क्रॉनिक वीकनेस या मूड डिसऑर्डर्स, सेक्सुअल तो बहुत लेट आता है, तब भी आपको अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल जरूर चेक कराना चाहिए। अच्छा, साल में एक बार? नॉट सी अगेन रिकमेंडेशन गाइडलाइंस नहीं है, बट जो मेरे पेशेंट्स हैं जिनका हम टेस्टोस्टेरोन मैनेज कर रहे हैं तो उनका हम यूजुअली 6 मंथली टेस्टोस्टेरोन चेक कराते हैं। ओके, कुछ ऐसे नेचुरल वेज है टू बूस्ट टेस्टोस्टेरोन? यस, तो नेचुरली मैं एक चीज़ बोलता हूँ, देसी तरीका है टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने का। देसी में पहला डाइट के अंदर हमें, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन इज अ फैट हार्मोन, इट इज अ स्टेरॉइड बेस्ड हार्मोन, कोलेस्ट्रॉल बेस्ड हार्मोन, तो हेल्दी फैट्स टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने में बहुत हेल्प करते हैं। आजकल क्या है कि वेट लॉस डाइट्स में फैट बिल्कुल स्ट्रिक्ट कर देते हैं, इस कारण से क्या है कि टेस्टोस्टेरोन डिप हो जाता है। आई गेट मेनी यंग मैन जो फैट डाइट्स लेते हैं एंड व्हाट हैपेंस इज कि ड्यूरिंग वेट लॉस पीरियड उनका बिल्कुल ही ऑयल बंद कर देते हैं एंड दे ओनली हैव वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एंड स्टीम्ड फूड। तो उसमें बिल्कुल ही उनका हेल्दी फैट होता ही नहीं है, ना घी लेते हैं, ना ऑलिव ऑयल लेते हैं, ना एग योक लेते हैं, एंड दे कम बैक आफ्टर वेट लॉस। तो वेट लॉस से दे बिकम गुड लुकिंग बट दे एंड अप विद लो टेस्टोस्टेरोन। तो अगेन, तो वेट लॉस भी कर रहे हैं तो आपको अपना फैट कंटेंट तो रखना ही पड़ेगा बिकॉज टेस्टोस्टेरोन बनेगा ही उसी चीज़ से। तो हेल्दी फैट इंटेक, डाइट, फिर एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज के अंदर अगेन मिसकंसेप्शन है कि एक्सरसाइज कोई भी टेस्टोस्टेरोन बढ़ाएगी, ऐसा नहीं है। फोकस्ड आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस जिसमें मसल बिल्डिंग हो रही है, जिसमें आपके कोर मसल्स इंगेज हो रहे हैं, चाहे वो चेस्ट है, बैक है, एब्स है, आपके क्वाड्स है, वो टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करते हैं। यूजुअली जो लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स है या जो सिर्फ कार्डियो करते हैं उनमें टेस्टोस्टेरोन लो पाया जाता है बिकॉज टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए आपको मसल मूवमेंट्स रिक्वायर्ड है। तो दूसरा है एक्सरसाइजेज जिसमें आप थोड़ा सा मसल बिल्डिंग करें, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग आपकी हो। थर्ड है स्लीप, सबसे इंपॉर्टेंट है टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने के लिए, बिकॉज अगर आपकी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब्ड है, एडिक्वेट स्लीप नहीं ले रहे हैं आप, प्रॉपर्ली 8 घंटे की नींद नहीं ले रहे हैं, आपकी नींद स्मॉल चंक्स में है, बिकॉज अ गुड स्लीप रिड्यूसेस कॉर्टिसोल एंड इम्प्रूव्स योर टेस्टोस्टेरोन लेवल्स।
ठीक है, तो ये 3 चीज़ें हैं, डाइट, एक्सरसाइज, स्लीप। अगर आप ये तीनों चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर रहे हैं तो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स यूजुअली आपको पेशेंट को ठीक मिलेंगे। आई गेट लॉट ऑफ नाइट वर्कर्स, दिल्ली एनसीआर में बहुत सारे लोग नाइट ड्यूटीज़ करते हैं। सो इन दोज पेशेंट्स यूजुअली टेस्टोस्टेरोन विल बी लो बिकॉज उनका स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होता है। टेस्टोस्टेरोन इज एक्चुअली हार्मोन विच हैज़ अ डायरनल साइकिल। डे नाइट में टेस्टोस्टेरोन का लेवल फ्लक्चुएट होता है, पर अगर आपका डे नाइट ही नहीं है, बॉडी क्लॉक ही नहीं है, तो फिर टेस्टोस्टेरोन डिस्टर्ब होना स्वाभाविक है। तो क्या ऐसे शिलाजीत और अश्वगंधा ये केसेस में आप रेकमेंड करते हो? मैंने पहले बताया कि शिलाजीत अश्वगंधा का रोल है टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने में, बट नॉट अ मैजिकल रोल। शिलाजीत टेस्टोस्टेरोन को ऑप्टिमाइज कर सकता है पर उसको बढ़ा नहीं सकता। सेम फॉर अश्वगंधा। तो इनके मैकेनिज्म ये है कि जो अश्वगंधा है वो बेसिकली स्लीप में हेल्प करता है, इट रिड्यूसेस स्ट्रेस, इट्स अडेप्टोजन। तो अश्वगंधा जो लेते हैं लोग रात को, दे फाइंड कि दे स्लीप बेटर, नींद अच्छी आती है, और उसका नींद का एक बेनिफिशियल इफेक्ट है कि टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है। और शिलाजीत में मल्टीविटामिन है, मल्टी मिनरल्स है, इट्स अ रिच सोर्स ऑफ मिनरल्स। एंड अगर आप मिनरल्स ले रहे हो किसी भी फॉर्म में, स्पेशली जिंक और बोरॉन, तो दे हैव बीन शोन टू इंक्रीज टेस्टोस्टेरोन लेवल्स। तो यस, अगर किसी आदमी का टेस्टोस्टेरोन 600 है, 650 है, 50 पॉइंट बढ़ाना है तो हाँ ये काम करेंगे। पर किसी का टेस्टोस्टेरोन पैथोलॉजिकली कम है, 200-250 है, तो उसमें ये दवाइयाँ नहीं काम करेगी। उस केसेस में आप क्या करते हो? तो उन केसेस में पहले हम कॉज ढूंढते हैं कि टेस्टोस्टेरोन क्यों कम हुआ है। एज रिलेटेड है, या कोई टेस्टिकुलर डिसफंक्शन है, या वेरिकोसील्स है, टेस्टिस में सूजन है, स्वेलिंग्स है। तो टेस्टोस्टेरोन मेल बॉडी में टेस्टिस बनाते हैं, तो अगर टेस्टिस में कोई भी ट्रॉमा है, चाहे टेस्टिस में इंजरी है, टेस्टिकुलर साइज कम है, ट्रोफी है, तो टेस्टोस्टेरोन डिप होगा। दूसरा कॉमन कॉज एज है, ठीक है। तीसरा कॉमन कॉज सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। चौथा है स्लीप डिस्टर्बेंस है। तो पहले उसको ऑप्टिमाइज करते हैं, ऑप्टिमाइज करने के बाद कितना बढ़ जाता है वो देखते हैं। पर अगर वो नहीं जा रहा है, सपोज 400, 450, 500 है, और पेशेंट के सिम्टम रिजॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो हमारे पास फिर स्टेप लैडर पैटर्न होता है। वी स्टार्ट विथ सप्लीमेंट्स। तो L-arginine इज साइंटिफिकली प्रूवन to increase testosterone. Zinc and boron is proven. Omega fatty acids are proven. So we start with these. These will optimize it over a period of 3 months. अगर ये नहीं करते optimize, तो then we add medication. We start with clomiphene or anastrozole depending upon E2 levels, estrogen levels. और उससे नहीं आता तो फिर next HCG है, और HCG से नहीं आता तो फिर हमारे पास testosterone supplementation है। Then again उसमें देखना पड़ता है कि व्यक्ति के गोल क्या है, बच्चे करने हैं या नहीं करने हैं, स्पर्म काउंट पे कितना असर आएगा, फर्टिलिटी प्लानिंग कितनी है। तो देन बेस्ड ऑन दैट हम टेस्टोस्टेरोन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो आप ये कंजर्वेटिव मैनेजमेंट को कितना टाइम देते हो, उसके बाद आप फिर बाकी इसको अपग्रेड करते हो ट्रीटमेंट को? सो डिपेंड्स अपॉन मरीज, उसके सिम्टम्स और उसका टाइम कितना है। तो फॉर एग्जांपल एक व्यक्ति है जिसकी शादी 1 महीने बाद है, जो सीवियर सेक्सुअल डिस्फंक्शन में गुजर रहा है, जिसके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स बहुत लो है, लिबिडो काफ़ी हैम्पर्ड है, उसको महीने में इलाज चाहिए, तो ऑब्वियसली उसके अंदर हम ये नहीं ट्राई कर सकते। वर्सेस एक यंग मैन है जिसकी अभी 23-24 ईयर्स एज है, उसको अपने जिम में फटीग महसूस हो रहा है, वो अपनी फिजिकल हेल्थ नहीं बना पा रहा है, वो अपने वर्क में फोकस नहीं कर पा रहा है, तो उसके अंदर हम फिर भी 3 मंथ्स 4 मंथ्स कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट ट्राई कर सकते हैं। सो डिपेंड्स अपॉन यूनिक सर्कमस्टेंसेस कि व्हाट डज द पेशेंट वांट। बट अगर आपको कंजर्वेटिव मेथड ट्राई करना है तो एटलीस्ट 3 to 4 मंथ्स टाइम देना पड़ेगा। जो बोल रहा है कि 15 डेज में बढ़ जाएगा, 10 दिन में बढ़ जाएगा, वो अगेन इट डजंट वर्क दैट वे। जो जिम में सप्लीमेंट्स लेते हैं, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स जो होता है मसल बिल्डिंग के लिए, उसका क्या इम्पैक्ट रहता है ऑन टेस्टोस्टेरोन? तो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स इज पहली बात तो है कि एज एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स वर नेवर इंडिकेटेड फॉर ह्यूमन यूज, ठीक है। तो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स आज तक एक भी नहीं है जो ह्यूमन यूज के लिए कभी भी अप्रूव हुआ हो। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स वर ऑल डेवलप्ड फॉर वेटनरी यूज। ये गाय भैंस में मसल मास बढ़ाने के लिए बनाई गई थी, और इसको प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स यूज करते थे अपनी फिजिक को ग्रो करने के लिए। बट बिकॉज ऑफ अगेन सोशल मीडिया एंड बिकॉज ऑफ द हाई अमाउंट ऑफ जो हमको मिलता है एक बॉडी बिल्डर्स बॉडी की लोएस्ट फैट कंटेंट, रिपलिंग मसल्स, और जो उसकी वजह से बहुत सारे व्यक्ति एनाबॉलिक स्टेरॉइड यूज करते हैं आज के दिन फॉर दैट फिजिक। बट उसके साइड इफेक्ट्स भी उसके साथ में आते हैं, और ये साइड इफेक्ट्स बहुत सीवियर हो सकते हैं। तो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स के साइड इफेक्ट्स में हाई ब्लड प्रेशर इज वेरी कॉमन, कार्डियोमायोपैथी, बिकॉज जो मसल मास इंक्रीज है हार्ट का भी इंक्रीज होता है। सो मैनी ऑफ द यंग बॉडी बिल्डर्स जो आप देखेंगे मर जाते हैं जिम में बिकॉज ऑफ कार्डियोमायोपैथी, क्योंकि वो कार्डियोमायोपैथी की होती है बिकॉज ऑफ दैट स्टेरॉइड्स। और प्रॉब्लम क्या है कि वो स्टेरॉइड्स पे नहीं रुकते हैं, वो स्टेरॉइड्स के अलावा बहुत सारे सप्लीमेंट ऐसे भी लेते हैं एडिशनली जो हार्ट रेट बढ़ाते हैं, जैसे कैफीन है, एफेड्रा है,
विच दे आर यूजिंग फॉर वेट लॉस और फैट लॉस, ठीक है. साथ में दे आर ऑल्सो यूजिंग लॉट ऑफ सप्लीमेंट्स लाइक मल्टीविटामिन, लार्ज अमाउंट्स ऑफ मल्टी मिनरल्स, लार्ज अमाउंट्स ऑफ प्रोटीन, वेरी हाई कैलोरिक डाइट्स. सो टेस्ट एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स आपका लिपिड प्रोफाइल भी खराब करते हैं, आपका एलडीएल भी बढ़ाते हैं. सो तो उसमें क्या होता है, प्लाकिंग होती है, ब्लड शुगर रेज होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होती है, मसल मास तो गेन हो रहा है पर आप अपनी मेटाबॉलिक हेल्थ को खराब कर रहे हैं. तो होता क्या है कि जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स है वर्ल्ड वाइड ये करते हैं अंडर सुपरविजन. डॉक्टर देखता है, चेकअप्स होते हैं, टेस्टिंग होती है. इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं होता है. इंडिया में तो आपको लड़का जिम जाता है, उसके हाथ में 4 डब्बे, 3 कैप्सूल और 2 इंजेक्शन पकड़ा देता है कि जिम मेंबरशिप के साथ ये फ्री है, ठीक है, ताकि उसको एडिक्टेड. एंड अगेन सीइंग योर बॉडी चेंज इन द मिरर इज ऑल्सो अ शुगर रश, डोपामिन रश. तो जब लड़का देखता है कि उसका मसल बनना शुरू हुआ है तो वो और डोजेस लेता है. बहुत बार इसकी मिस रेगुलेशन होती है. फॉर एग्जांपल इंडिकेटेड है 1 इंजेक्शन, वो लेते हैं 3, ठीक है. देन दे आर नॉट डूइंग एनी मॉनिटरिंग. स्पर्म काउंट पे बहुत गंदा इफेक्ट है. एनाबॉलिक स्टेरॉइड से इनफर्टिलिटी होती है, सिवियर इनफर्टिलिटी होती है. आज के दिन 20% पेशेंट्स इनको बच्चे नहीं हो रहे, वो स्टेरॉइड यूज़ की वजह से इनफर्टिलिटी से गुजर रहे हैं. टेस्टिकुलर साइज में फर्क पड़ता है. और सबसे इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट क्या है कि टेस्टोस्टेरोन लेवल्स परमानेंटली गिर जाते हैं, बिकॉज योर बॉडी इज नॉट एबल टू मेक नेचुरल टेस्टोस्टेरोन, बिकॉज योर एचपीजी एक्सिस या जो आपका जो एक टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन एक्सिस है वो डिक्लाइन हो जाता है. तो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स के हार्ट साइड इफेक्ट्स, कार्डियक साइड इफेक्ट, एंडोक्राइन साइड इफेक्ट्स, फर्टिलिटी साइड इफेक्ट्स बहुत सिवियर है. एंड आई थिंक कि जब तक आप प्रोफेशनली नहीं खेल रहे हो, जब आपका करियर नहीं है वो, तो मोस्ट यंग मैन डोंट रिक्वायर इट टू अचीव हेल्थ. तो अगर आपका गोल हेल्थ है तो आपको नहीं ज़रूरत है. अगर आपका गोल एक आर्टिफिशियल फिजिक है जो आपको यूज़ करना है पैसे कमाने के लिए या मॉडलिंग के लिए, तब आप उसको अंडर सुपरविजन, अंडर डॉक्टर्स केयर करेंगे तो काफ़ी हद तक साइड इफ़ेक्ट्स को हम मैनेज कर सकते हैं, पर हम कंप्लीट एलिमिनेट नहीं कर सकते. So, doctor, I wanted to discuss a little bit about andropause. Is that a myth? Reality? कब शुरू होता है ये? तो देखो, मेनोपॉज और एंड्रोपॉज एक्चुअली सिमिलर और डिसिमिलर कॉन्सेप्ट दोनों ही है. तो जैसे लेडीज़ में मेनोपॉज होता है जब उनका माहवारी या मंथली पीरियड बंद हो जाता है, उस तरीके से मर्दों में भी एंड्रोपॉज आता है. तो एंड्रोपॉज इज डिफाइंड जब टेस्टोस्टेरोन लेवल्स 300 से नीचे चले जाए किसी व्यक्ति में. तो एंड्रोपॉज इज एक्चुअली फिजियोलॉजिकल पैरामीटर जहाँ पर मर्द का टेस्टोस्टेरोन विद टाइम गिर जाता है. बट एंड्रोपॉज वेरी वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि एंड्रोपॉज का कोई फिक्स एज नहीं है, ठीक है. पहले कहते थे कि 60 ईयर्स के बाद एंड्रोपॉज डेवलप होता है, बट अभी हम देख रहे हैं कि ये टेस्टोस्टेरोन लेवल्स का अगर हम टारगेट लेके चले तो 45-50s के अंदर भी अर्बन पॉपुलेशन एंड्रोपॉज लेके आ रही है. बट डिफरेंस ये है कि मेनोपॉज जो है लेडीज़ में, उसमें पीरियड्स को फिर से स्टार्ट नहीं कर सकते, बट एंड्रोपॉज रिवर्सेबल है. अगर किसी व्यक्ति का टेस्टोस्टेरोन लेवल गिर गया है 300 से नीचे और उसको सिम्टम्स आने स्टार्ट हो गए हैं, तो फिर उसके अंदर हम टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी करके उसको रिवर्स कर सकते हैं. अब डॉक्टर, आई वांट टू जस्ट डिस्कस अबाउट penile enhancement. How common is that procedure? Do people go for it? Yes, so penile enhancement is the most rapidly growing part of andrology and sexual health. अगर आप वैसे बात करें तो लिंग का साइज लेके तो सबसे बड़ा इनसिक्योरिटी इस देश में है. तो लिंग के साइज को बड़ा करने के लिए दुनिया भर का लोग इलाज भी करते हैं. आप देखेंगे इंटरनेट पे क्वैक्स में तेल का रगड़ा, मतलब तेल, डिफरेंट काइंड के डिवाइसेस, पैराटसिस तो कई सालों से अवेलेबल है, पर ये काम नहीं करते थे, ठीक है. अभी विद सेफ सर्जिकल प्रोसेसेस हम पेनिस की कुछ लिमिट तक एनलार्जमेंट कर सकते हैं. अब एनलार्जमेंट एक बहुत बड़ा टॉपिक है. एनलार्जमेंट में 2 पार्ट्स होते हैं, एक है लेंथ, एक है गर्थ, कि लिंग की लंबाई बढ़ाई जाए, दूसरा है कि लिंग की मोटाई बढ़ाई जाए. तो दोनों के डिफरेंट सर्जिकल, नॉन सर्जिकल प्रोसेसेस है जिनके कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं, पर सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए वेरी सेफ प्रोसीजर्स है, डे केयर प्रोसीजर्स है, और इनसे व्यक्ति अपने जो एक मन अनुसार लंबाई या मोटाई चाहता है वो करा सकता है. कुछ है कि नॉर्मल साइज कितना होना चाहिए, गर्थ कितना होना चाहिए, या ये कम्प्लीटली पर्सनल चॉइस है कराना कि नहीं? तो अगर आप मेडिकल साइंस की बात करो तो हर चीज़ में रेंज होती है. तो अगर आप इंडियन मेन की रेंज की बात करो तो 2 या 3 पब्लिश स्टडीज़ है इंस्टीट्यूशन से, जिसने पाया है कि जो इंडियन एवरेज लेंथ है वो तकरीबन 3.5 से 5 इंच है, और जो गर्थ है वो तकरीबन 1.25 से 1.5 इंच या 1.25-2 इंच तक गर्थ या सर्कमफ्रेंस मानी जाती है. और ये एवरेज इन द सेंस की एवरेज इंडियन इस रेंज में आता है. अगर आप इसकी फंक्शनल बात करो कि कितना साइज चाहिए इम्प्रेगनेशन के लिए, बच्चे करने के लिए, वाइफ को सेटिस्फाई करने के लिए, तो अगर 3.5 इंच से ऊपर लिंग है तो नॉर्मली सेटिस्फैक्शन हो सकता है.
ठीक है, बट बशर्ते कि आप इंटरकोर्स करना जानते हो, आपकी हार्डनेस ठीक रहती हो, आपका टाइमिंग ठीक रहता है। तो हम बोलते हैं टर्म ट्राइफेक्टा। ट्राइफेक्टा मतलब कि अच्छे संभोग के लिए व्यक्ति का साइज, व्यक्ति की हार्डनेस और व्यक्ति का टाइमिंग तीनों ठीक होने चाहिए। अब कोई भी कम है उसमें, अगर आपका साइज अच्छा है पर हार्डनेस नहीं है, हार्डनेस अच्छी है, टाइमिंग नहीं है, तो उन तीनों कंडीशंस में आपको सेक्सुअल डिसफंक्शन आपको या कपल्स में देखने को मिलता है। अब ये हो गया फंक्शनल डेफिनेशन। तो आप देखेंगे कि 95% मर्द जो मेरे क्लिनिक में साइज बढ़ाने आते हैं वो एवरेज होते हैं और फंक्शनल होते हैं, बच्चे भी होते हैं, फैमिली लाइफ भी ठीक होती है। पर होता क्या है कि हर व्यक्ति को एनहांसमेंट का राइट है, कि कुछ चीज़ को बेटर करने का राइट है, और वो एक कॉस्मेटिक प्रक्रिया है जिससे वो करते हैं। और आज के दिन हर चीज़ में हो रहा है, चाहे वो हेयर ट्रांसप्लांट हो, चाहे वो नोज जॉब हो, चाहे वो लिप्स हो। तो क्योंकि आदमी कॉस्मेटिकली कैसा चाहता है वो उसकी पर्सनल चॉइस है, और कॉस्मेटिक इंप्रूवमेंट की कोई कोई डेफिनेशन और कोई 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 मापदंड नहीं है जिससे आपको अच्छा लगे। ठीक है, तो इसलिए लोग आते हैं एनलार्जमेंट के लिए, एनहांसमेंट के लिए। और एनहांसमेंट एनलार्जमेंट में अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कितना एनलार्जमेंट चाहिए, उसके हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट प्रोसीजर्स है जो सेफ है, और वो उसके हिसाब से उसमें चूज करते हैं। तो कैसे डिसाइड करते हो आप कि कौन सा प्रोसीजर करना है डिपेंडिंग अपॉन व्हाट दे वांट टू अचीव? यस, तो पेशेंट की रिक्वायरमेंट क्या है उस पर डिपेंड करता है कि प्रोसीजर कौन सा होगा। क्या पेशेंट को सिर्फ अपने जो लिंग है उसका आकार बड़ा करना है, या पेशेंट को लिंग के आकार के साथ में अपनी टाइमिंग और हार्डनेस भी इम्प्रूव करनी है। क्या मरीज़ को कोई और बीमारी तो नहीं है, जैसे डायबिटीज़ है, हार्ट डिजीज़ है। मरीज़ का बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, मरीज़ के टेस्टोस्टेरोन लेवल कितने हैं, मरीज़ कितना फैटी है या कितना पतला है, मरीज़ का समय कितना है, कितने लंबे समय के लिए वो इम्प्रूवमेंट चाहता है। तो वो सब पे डिपेंड करता है कि वो फाइनली क्या प्रोसीजर उसको हम ऑफर करें। क्या क्या है डॉक्टर ये इसमें तो प्रोसीजर? पेनाइन एनलार्जमेंट में हमारे पास अगर हम मोटा मोटा बात करें तो लेंथ इंक्रीजिंग सर्जरीज है और गर्थ इंक्रीजिंग सर्जरीज है। तो लेंथ इंक्रीजिंग मतलब कि हमें लिंग की लंबाई फ्लैसिड में और इरेक्शन में इंक्रीज करनी है। कई मरीज जो इंडिया में है इनमें प्रॉब्लम होती है टॉयलेट शेम की, टॉयलेट एम्बेरसमेंट की। मतलब उनको इरेक्शन में साइज में दिक्कत नहीं है, दे आर वेरी हैप्पी विद इरेक्ट साइज, बट फ्लैसिड अवस्था में दोस्तों के साथ या बाथरूम यूज़ करते हुए या अंडरवेयर पहनते हुए या कपड़े पहनते हुए उनको एक फुलाव या भरेपन की रिक्वायरमेंट लगती है कि फ्रेंड्स में हम खड़े हैं या दोस्तों में नहा रहे हैं। स्पेशली क्योंकि हमारे देश में अभी भी कम्युनिटी बाथिंग बहुत कॉमन है। जैसे आर्मी में कैंप्स में रहते हैं सोल्जर्स, तो उधर का कम्युनिटी बेदिंग है, ओपन बेदिंग है, रिवर के एज पे बेदिंग है। तो कम्युनिटी बेदिंग में क्या होता है कि आदमी का जो बैठे में साइज है उसको बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, बिकॉज मजाक उड़ जाता है फ्रेंड्स, क्योंकि प्राइवेट बेदिंग अभी भी इंडिया में बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट नहीं है, अर्बन लाइफस्टाइल छोड़ दिया जाए तो इसलिए दे जस्ट वांट द फ्लैसिड साइज इंक्रीज। कुछ मरीज ऐसे आते हैं जिनको फ्लैसिड साइज में दिक्कत नहीं है पर इरेक्ट साइज में प्रॉब्लम आ रही है, जहाँ पर पार्टनर सेटिस्फाई नहीं हो रही है या पार्टनर की डिमांड है कि भाई मेरे को थोड़ा सा इस साइज से मेरे को फीलिंग नहीं आती है या देखने में ठीक नहीं लगता, या न्यूली मैरिड कपल्स है या ओल्ड मैरिज कपल्स है जिनमें दे आर फीलिंग की श्रिंकेज आ गई है। तो अलग अलग तरह से कॉन्सेप्ट लेके आते हैं। तो क्या हमें इरेक्ट लेंथ बढ़ानी है या सिर्फ फ्लैसिड लेंथ बढ़ानी है, उस पर डिपेंड करता है। तो उसमें एक सर्जरी तो होती है वीवाई प्लास्टी। वीवाई प्लास्टी मतलब कि हम सिर्फ जो पेनिस के बेस पे स्किन है उस पर इंसिजन लगा के हम पेनिस को थोड़ी हैंगिंग कर सकते हैं। हैंगिंग से क्या है कि जो पेनिस नॉर्मल अवस्था में जब आदमी कपड़े चेंज कर रहा है तो उसका पेनिस 1 से 1.5 इंच तक लंबाई में बेटर लगता है। दूसरा जो सर्जरी हम बहुत कॉमनली करते हैं वो कहते हैं सर्कमसिजन विद डार्टोस रिलीज। तो आप देखेंगे कि जो हमारा पेनिस है वो एक उसमें मस्कुलर ऑर्गन है। तो उसमें क्या है कि ठंड में या एंग्जाइटी में या स्ट्रेस में श्रिंक आ जाती है, इसको हम टर्टलिंग में बोलते हैं। तो अगर हम आगे की लिंग मुंड की स्किन हटा दें और हम पेनिस के और पेनिस की स्किन के बीच के एडेशंस को रिलीज कर दें तो पेनिस हैंग हो जाता है, वो श्रिंक नहीं करता। इसके अंदर आज के दिन बोटॉक्स ही बहुत हेल्पफुल है, इंट्राकैवर्नोजल बोटॉक्स आता है, हम लिंग के अंदर बोटॉक्स लगा के भी पेनिस में हैंगिंग डेवलप कर सकते हैं। तो ये हो गया फ्लैसिड लेंथ इंक्रीज, जिसमें हमें चाहिए कि सिर्फ देखने में पेनिस हैंग करे, अपनी श्रिंकेज में ना जाए। और फिर आता है कि इरेक्शन में लेंथ इंक्रीज, वो तकरीबन हम 10 to 20% ऑफ इरेक्ट लेंथ बढ़ा सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल किसी का अगर सपोज 5 इंचेस का इरेक्ट लेंथ है नपाई में, तो हम 5 को 7 नहीं कर सकते, पर हाँ 5 को 5.5 5.65 तक कर सकते हैं। उसमें लिगामेंट रिलीज करना पड़ता है। जो हमारा लिंग है वो हमारे जो प्यूबिक बोन है हड्डी से उससे जुड़ा होता है, और जुड़ने की वजह से क्या है कि जितना लिंग हमारा शरीर के बाहर दिखता है उतना ही शरीर के अंदर भी होता है। तो हम उसमें से कुछ उस लिगामेंट को रिलीज करके कुछ पार्ट ऑफ पेनिस को बाहर की तरफ खींच सकते हैं, जिस कारण से इरेक्शन में लेंथ इम्प्रूव्ड मिलता है। फिर हम आ सकते हैं गर्थ इंक्रीज पे। गर्थ इंक्रीज मतलब कि हमें पेनिस की जो मोटाई है
या गर्थ है उसको बढ़ाना है। अब गर्थ इंक्रीज के लिए हमारे पास अगेन मल्टीपल ऑप्शंस है, पर सबसे कॉमन जो 2 ऑप्शंस है उसमें एक है फैट ग्राफ्टिंग। फैट ग्राफ्टिंग मतलब कि हम पेट से या फैटी एरियाज में से फैट को लिपोसक्शन करते हैं। लिपोसक्शन करके जो उसमें फैट ग्लोब्यूल्स है उनको निकाल के जो नैनो फैट है, हम बेसिकली फैट को नहीं ट्रांसमिट कर रहे हैं, हम फैट के सेल्स को ग्राफ्ट कर रहे हैं पेनिस में। उस कारण से क्या है कि जो थोड़े से तंदुरुस्त पेशेंट्स हैं जिनमें फैट रिजर्व है, उनका फैट अगर हम ट्रांसफ़र करें तो वो फैट सेल्स जो है वो पेनिस में गर्थ दे सकते हैं। पर अगर हम बहुत पतले पेशेंट्स में, बहुत थिन बिल्ड पेशेंट्स में, मेटाबॉलिकली लीन पेशेंट्स में फैट ग्राफ्टिंग करेंगे तो रिजल्ट आता नहीं, बिकॉज वो नेचुरली फैट नहीं है। ठीक है, तो उन केसेस में हम यूज़ करते हैं फिलर्स। फिलर्स अगेन डर्मेटोलॉजी से है, बहुत कॉमन आज के दिन है। फिलर बेसिकली पानी है, मैं समझाता हूँ। फिलर इज हाइड्रेटिंग एजेंट। तो ये वाटर होता है जिसको जब हम इंजेक्ट करते हैं तो ये पेनिस में फ्लफीनेस और पेनिस के अंदर मोटाई दे सकता है। और आज के दिन एक सर्जरी आ गई जिसको बोलते हैं हिम प्लांट। हिम प्लांट इज बेसिकली सिलिकॉन शीट्स जिनको हम डिफरेंट डिफरेंट डायमीटर्स में पेनिस के अराउंड कोट कर सकते हैं, रैप कर सकते हैं, जिससे कि पेनिस के अंदर लेंथ और गर्थ दोनों में इंप्रूवमेंट मिलता है। तो फिलर तो बार बार करना पड़ता होगा, कितना तक रहता है उसका इफेक्ट? तो फिलर्स अगेन आर टेम्परेरी प्रोसीजर्स। तो जितने भी ये गर्थ एनहांसमेंट प्रोसीजर्स हैं इनको हम डिवाइड करते हैं टेम्परेरी और परमानेंट में। तो चाहे फिलर हो चाहे फैट ग्राफ्टिंग हो, ये टेम्परेरी प्रोसीजर्स होते हैं और इनकी लाइफ डिपेंड करती है मेटाबॉलिज्म पे और कितना ज़्यादा हम क्वांटिटी लगा रहे हैं। तो फिलर्स अगर हम देखा जाए क्रॉस लिंक पे डिपेंड करता है कि वो फिलर कौन सी क्वालिटी का यूज़ कर रहे हैं। पर अच्छा क्वालिटी फिलर यूज़ करते हैं तो तकरीबन 1.25 से 1.5 साल तक वो रहते हैं और धीरे धीरे वो श्रिंक हो जाते हैं। तो पेशेंट्स को टचअप की जरूरत होती है। दे विल कम बैक आफ्टर 1 ईयर 1.5 ईयर्स फॉर टचअप। और फैट ग्राफ्टिंग में डिपेंड करता है कि कितनी अच्छी तरीके से फैट सेल का अपटेक हुआ है। तो नॉर्मली 70% ऑफ द ट्रांसफर गायब हो जाता है 6 से 8 महीने में, बिकॉज वो पानी होता है, वो लिपिड होता है, वो फैट होता है, वो बॉडी अब्जॉर्ब कर लेती है। जो फैट सेल्स है अगर वो ग्राफ्ट हो जाए तो वो तकरीबन 2, 2.5, 3 साल तक अच्छी मोटाई देते हैं। और डॉक्टर जब भी ऐसे कुछ प्रोसीजर करे तो इसको लिए केयर करना, कुछ एक्स्ट्रा ऐसे कुछ प्रैक्टिसेस है जो करने पड़ते हैं टू मेंटेन इट, Yes, फॉर तो- एज हाइजीन? तो जितना इम्पोर्टेंट सर्जरी है और सर्जिकल टेक्निक है और सर्जिकल स्टेरिलिटी है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट 2 पार्ट में। पहला है प्री ऑपरेटिव पेशेंट एक्सपेक्टेशन, कि आप मरीज को क्या प्रॉमिस कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम कहाँ आती है कि व्हेन यू ओवर प्रॉमिस द पेशेंट। तो सेम लाइक एनी कॉस्मेटिक सर्जरी, अगर आप पेशेंट को ओवर प्रॉमिस कर देंगे लेंथ या गर्थ तो वो नहीं मीट होने वाली। तो बहुत सारे पेशेंट्स हैं उनको काउंसलिंग के टाइम पे बताना ज़रूरी है कि वो नॉर्मल है और नॉर्मल से जो भी ये करा रहे हैं ये एक कॉस्मेटिक टेक्निक है जो उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करेगी, पर वो सोच के आए हैं मेंटली वो नहीं होने वाला। तो उनकी एक्सपेक्टेशन राइट सेट करेंगे तो हमें ट्रीटमेंट का रिजल्ट भी राइट मिलेगा। पर कई बार कई सेंटर्स बिकॉज ऑफ मॉनिटरी फंक्शनिंग या बिकॉज ऑफ जैसे मैं कहता हूँ बहुत कॉमनली, मेरे पास बहुत सारे फेलोज कहते हैं कि सीखने आना है, दे डोंट रियलाइज कि इट इज़ द सिलेक्शन ऑफ द पेशेंट दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपने गलत मरीज चूज़ कर लिया जो ओवर एक्सपेक्ट कर रहा है तो आपका रिजल्ट अच्छा कभी भी आएगा ही नहीं। तो अगर आप सही एक्सपेक्टेशन के साथ एक नॉर्मल मरीज को ट्रीट करते हो तो रिजल्ट अच्छे आते हैं। और सेकंड है कि जिस तरीके से सर्जरी इंपॉर्टेंट है उस तरीके से पोस्ट ऑप केयर इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत कॉमन एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपका हार्ट टूटता है, फ्रैक्चर होता है, तो 6 हफ्ते प्लस्तर के बाद 6 हफ्ते फिजियोथेरेपी करनी पड़ती है, तभी हाथ की मूवमेंट प्रॉपर्ली आती है। इसी तरह अगर कोई मरीज आके सोचता है कि उसने सर्जरी करा ली और 3 दिन बाद नॉर्मल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इन सर्जरीज के बाद भी आपको कम से कम 6 हफ्ते 8 हफ्ते इस ऑर्गन की फिजियो करनी पड़ती है, चाहे वो मसाज हो, चाहे वो मॉडलिंग हो, चाहे वो फिलर को बिठाना हो, सेट करना हो, चाहे हमें पिनाइल ट्रैक्शन यूज़ करना पड़े ताकि जो हमने इंट्राऑपरेटिव लेंथ बढ़ाई है उसको मेंटेन करना हो, स्कार टिश्यू ब्रेक करना हो, तो ये पार्ट भी ज़रूरी है। कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस है इसके कि जिन लोगों को आप नहीं करते हो ये इन्हांसमेंट Yes. अदर देन एक्सपेक्टेशंस? तो एक तो डायबिटिक पेशेंट्स, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर ये सर्जरीज में कॉम्प्लिकेशन जैसे वुंड इन्फेक्शंस और फिलर और फैट ग्राफ्ट के इन्फेक्शंस पॉसिबल है। सेकंड है ओवर एक्सपेक्टिंग पेशेंट्स, जहाँ पर पेशेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे, इनके अंदर नहीं करना चाहिए बिकॉज ये कभी खुश नहीं होंगे। थर्ड इज जब पेशेंट खुद ना आए, उसका पार्टनर उसको लेके आए। तो बहुत कॉमनली आप देखेंगे कि पेशेंट तो सेटिस्फाइड है पर उसकी वाइफ या उसकी गर्लफ्रेंड या उसका पार्टनर है वो उसको फोर्स कर रहा है ये सर्जरीज कराने के लिए। तो एज अ डॉक्टर इट इज़ नेवर रिकमेंडेड कि किसी और के कहने पे आप, जब तक कि पेशेंट खुद कन्विंस ना हो अपनी बॉडी को लेके, आप किसी और के कहने पे पेशेंट की बॉडी पे चाकू ना चलाइए, ठीक है। एंड फोर्थ इज पैथोलॉजिकल पीनिसेस, जैसे हाइपोस्पेडियास है,
कर्वेचर वाले पेनिसेस है, एपिस्पेडियास है, जहाँ पर लिंग में डिफॉर्मिटी है, स्ट्रिक्चर पेशेंट्स है, जहाँ पर सर्जरी की वजह से या कोई कंजेनिटल डिफेक्ट की वजह से साइज कम है, इन केसेस के अंदर भी ये सर्जरीज जो है कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। तो वैसे केसेस में फिर कैसे इसको सही किया जाता है? उन केसेस के अंदर फिर हमें उनको पहले मॉर्फोलॉजिकली ठीक करना पड़ता है। जैसे हाइपोस्पेडियास है तो उसमें कर्वेचर होते हैं, उसमें पेशाब का छेद नीचे होता है, तो पहले हम उनका यूरिन का रास्ता ठीक करें, कर्वेचर करेक्ट करें। उसको करने के बाद पेनाइल ट्रैक्शन है, फिजियोथेरेपी फॉर सम मंथ्स और ईयर्स ताकि ग्रोथ हो, ठीक है। फिर उसके बाद अगर सपोज यंग एज में हुआ है तो हार्मोनल ट्रीटमेंट्स लाइक डीएचटी एप्लीकेशन या टेस्टोस्टेरोन इंक्रीजिंग थेरेपीज जिससे थोड़ा साइज बढ़े। और उसके बाद अगर पेशेंट को रिहेबिलिटेट करना है तो समझते हुए अपनी कंस्ट्रेंट्स उसके अटेम्प्ट कर सकते हैं सर्जरीज। पर जहाँ पर मोर्फोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, जहाँ पर एनाटॉमिकल प्रॉब्लम्स है, वहाँ पर बहुत स्पेस नहीं होता है हमारे पास ये सर्जिकल करके कुछ साइज बढ़ाने के लिए। तो इन कंडीशंस के अंदर इट इज़ अ ट्रीटमेंट प्रोसेस। करते हैं हम, पर बहुत समझ के करते हैं, और उसके टेक्निक्स और उसकी सर्जरीज भी बहुत डिफरेंट है एज कम्पेयर टू द डे केयर सर्जरीज जो हम नॉर्मल एडवांसमेंट में करते हैं। डॉक्टर, एक और बहुत सर्च टॉपिक था कर्व्ड पीनस। तो जब इरेक्ट होता है तो स्लाइट कर्वेचर, इज इट नॉर्मल? तो कैसे ये नॉर्मल है नहीं है कैसे पता चले? तो कोई भी पेनिस बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होता है। पेनिस के अंदर एक नेचुरल कर्व होता है जो इज ऑलवेज अपवर्ड्स। तो तकरीबन 10 से 15 डिग्री का कर्वेचर टुवर्ड्स द ऊपर की तरफ एक नॉर्मल पेनिस में इज कंसिडर्ड अ पार्ट, ठीक है। बट अगर कर्वेचर बहुत ज़्यादा हो, मतलब 15 डिग्री से ऊपर हो, ऊपर की बजाय नीचे की तरफ हो, लेफ्ट या राइट हो, और कर्वेचर की वजह से मरीज को पेन हो रहा हो या पार्टनर को पेन हो रहा हो या संबंध ना बन रहा हो, तो इन कंडीशंस के अंदर फिर हमें इसको ठीक करना पड़ता है। तो कर्वेचर दो कारण से हो सकते हैं। एक होता है कंजेनाइटल कर्वेचर, मतलब कि जो आदमी है उसकी एज बढ़ते हुए लिंग में कर्वेचर आ गया, जो ऊपर नीचे लेफ्ट राइट हो सकता है। एक होता है पेरोनिस डिजीज। पेरोनिस डिजीज एक बीमारी है जो शुगर के मरीजों में मिलती है, जो नया कर्वेचर बनता है 30-40 साल की उम्र के बाद। मतलब व्यक्ति ठीक था और 40 ईयर्स के बाद उसको गांठ बन गई लिंग में, शुगर की जमावट की वजह से पेन हुआ और उस कारण से लिंग में टेढ़ापन आ गया। और थर्ड होता है कर्वेचर ड्यू टू हाइपोस्पेडियास, मतलब इसमें जो पेशाब का छेद है वो खराब जगह पे है, इस कारण से लिंग टेढ़ा हुआ है। अब हाइपोस्पेडियास की सर्जरी एक पूरा अलग चैप्टर है। पेरोनिस डिजीज का मैनेजमेंट भी काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। अगर हम मोस्टली इस पॉडकास्ट के लिए बात करें तो हम बात करेंगे सीपीसी की। सीपीसी मतलब कि कंजेनाइटल पेनाइल कर्वेचर, मतलब एक व्यक्ति जिसको कोई और प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ लिंग में टेढ़ापन आ गया। अब इसमें हम ट्रीटमेंट डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स में। पहला होता है अगर कर्वेचर 15 डिग्री से कम है, मरीज को कोई दिक्कत नहीं है इंटरकोर्स करने में, पार्टनर और वो सेटिस्फाइड है, तो इस केस में कुछ करने की जरूरत नहीं है। वी कैन सेफली ऑब्जर्व इट और ये दिक्कत नहीं करेगा। अगर कर्वेचर 15 से 30 डिग्री है और मरीज को इंटरकोर्स में दिक्कत आ रही है, पार्टनर को पेन हो रहा है, तो उस केसेस में ट्रैक्शन थेरेपी से, जैसे ब्रेसेस होते हैं दांतों के लिए, तो ट्रैक्शन डिवाइसेस आते हैं, एफडी अप्रूव्ड डिवाइसेस आते हैं फॉर द पेनिस, जिसको 6 महीने से साल यूज करके हम तकरीबन 15 से 16 डिग्री कर्वेचर ठीक कर सकते हैं। और थर्ड होता है कर्वेचर अगर 30 डिग्री से ऊपर है, बिल्कुल ही टर्न हो गया है, कॉस्मेटिकली डिफॉर्मिटी आ गई है और इंटरकोर्स बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, उस केसेस में सर्जरी करके हम कर्वेचर को ठीक कर सकते हैं। अब सर्जरी 2 तरह की होती है। एक सर्जरी होती है कि हम प्लाइकेशन करें, सिर्फ 2 टाँके लगाकर हम पेनिस को सीधा कर सकते हैं, या हम उसके अंदर ग्राफ्टिंग करें। हम जो कर्वेचर वाला पार्ट है उस पार्ट को एक्सरसाइज करके वहाँ पर नई स्किन, नई टिश्यू, नए ग्राफ्ट लगाए, जिस कारण से कर्वेचर ठीक हो सकता है। पर एक मैसेज देना चाहता हूँ, जो बहुत सारे लोगों को दिखेगा कर्वेचर के लिए ऑयल्स आते हैं इंटरनेट पे, अमेजोन पे, जिसमें कहते हैं कि ऑयल लगाओ। कोई भी ऑयल, कोई भी ओरल ट्रीटमेंट, कोई भी दवाई, कोई भी गोली, कोई भी इंजेक्शन से कर्वेचर ठीक नहीं हो सकता। कर्वेचर ठीक करने के लिए आपको या तो सर्जरी करनी पड़ेगी या ट्रैक्शन करना पड़ेगा। सिर्फ ऑयल लगाने से कर्वेचर ठीक नहीं हो सकता। जैसे आपने बोला कि अगर कोई वाइफ लेके आती है तो आप उसमें कॉस्मेटिक इन्हांसमेंट नहीं करते हो, दैट इट हैज़ टू कम फ्रॉम विद इन, दैट पर्सन शुड Yes. वांट इट। तो हम क्योंकि ये सेक्सुअल डिसऑर्डर को एकदम एज एन आइसोलेटेड देखते हैं, बट इट्स एक्चुअली अ कपल प्रॉब्लम लाइक यू सेड। तो क्या मेंटल हेल्थ का इम्पैक्ट रहता है ऑन सेक्सुअल हेल्थ ऑल्सो, और कितना इम्पॉर्टेंट है कपल कंपैटिबिलिटी टू गेट फुल बेनिफिट ऑफ? देखो, जो हमारी फील्ड है सेक्सुअल मेडिसिन की, मेंस हेल्थ की, ये एक्चुअली मरीज इसमें एक नहीं 2 होते हैं। हम बहुत कॉमनली देखते हैं कि जो पेशेंट है वो सिर्फ मर्द नहीं होता, पेशेंट मर्द के साथ में उसका पार्टनर भी होता है। क्योंकि जो सेक्स है वो अकेले नहीं हो सकता, सेक्स में 2 पार्ट है, पार्टनर भी है और व्यक्ति भी है।
तो सेक्सुअल हेल्थ के फील्ड में नॉर्मली जब भी कोई मेल आता है परेशान, तो उसके साथ में उसका पार्टनर चाहे आए या ना आए, कोई ना कोई बैकग्राउंड में पार्टनर ज़रूर होता है, जो या तो उसको भेजता है इलाज के लिए या वो खुद परेशान है। ठीक है, तो सेक्सुअल हेल्थ की जब प्रॉब्लम होती है तो कपल्स में मैरिटल डिस्कॉर्ड, मैरिटल प्रॉब्लम्स, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, लड़ाइयाँ, झगड़े, बिकॉज जो एक बेसिकली जो जो इंटरकोर्स है वो कपल्स के बीच में सबसे ज़रूरी पार्ट है इंटीमेसी का। तो अगर ये इंटीमेसी ब्रेक होती है, अगर ये सेक्सुअल रिलेशन ब्रेक होता है, तो उसके बाद कपल्स के अंदर कहीं ना कहीं पे ये जो बेडरूम में फेलियर है वो उनकी लाइफ में झलकता है, चाहे वो चिल्ड्रन की अपब्रिंगिंग हो, चाहे वो छोटे झगड़े बड़े बन जाए, चाहे वो मैरिटल प्रॉब्लम से झगड़े होने शुरू हो जाए। तो इस कारण से आई थिंक कि वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ दिस मैरिटल डिस्कॉर्ड या फैमिली फाइट्स में सेक्सुअल रिलेशन हमेशा कहीं ना कहीं पे इंपॉर्टेंट पार्ट उसमें प्ले करता है। How common are injuries during sex? तो इंजरीज ड्यूरिंग सेक्स इज वेरी कॉमन। तो दे कैन बी एज स्मॉल ऑफ इंजरीज लाइक फ्रेनलम टेयर, जो कि इंडियन कंटेक्स्ट में सील टूटना बोलते हैं। तो आई थिंक 90% ऑफ मैन इन इंडिया, जैसे हम कहते हैं कि लेडीज़ में हाइमन टेयर होता है वर्जिनिटी लॉस करने पे, वैसे 50% ऑफ लड़कों में फर्स्ट टाइम सेक्स के अंदर उनकी जो फ्रेनलम है या फाइमोसिस के एंड की जो सील है वो टूटती है और ब्लीडिंग होती है। अब उसको एक नॉर्मल पार्ट ऑफ मैनहुड माना जाता है हमारे देश में, और उसको ब्लीडिंग को एक नॉर्मल चीज़ कंसिडर किया जाता है, इसलिए उसको इंजरी मानते नहीं, जबकि है तो वो इंजरी। तो दैट इज़ वेरी वेरी कॉमन। पर उसके अलावा एज द यूज़ ऑफ रिक्रिएशनल ड्रग्स इज इंक्रीजिंग, एज द यूज़ ऑफ डिफरेंट सेक्सुअल पोजिशन इज इंक्रीजिंग, तो पिनाइल फ्रैक्चर एक है जो बहुत कॉमनली हम देखते हैं। तो पिनाइल फ्रैक्चर जो पहले बहुत रेयर होता था, अब आई थिंक 1000 मैन विल हैव अ फ्रैक्चर एट सम पॉइंट इन हिज सेक्सुअल लाइफ, जिसका फिर इलाज इमरजेंसी में करना पड़ता है, जिसमें जो हार्ड लिंग है उसको टूटने से ब्लीडिंग हो सकती है। और पिनाइल फ्रैक्चर्स इतने सीवियर हो सकते हैं कि वो यूरेथ्रल इंजरी भी कॉज कर सकते हैं, वो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी कॉज कर सकते हैं, वो परमानेंट स्कारिंग भी कॉज कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत कॉमन इंजरी है जो आजकल हम देख रहे हैं। Also, as an andrologist, क्या type of underwear do you recommend men to use for sexual health? सो आइडियली जो टेस्टिकल्स है, जो मेन ऑर्गन जो मेल टेस्टिकल्स है, दे आर सपोज टू बी आउटसाइड द बॉडी, क्योंकि जो टेस्टिकल्स है वो एक बहुत हाईली मेटाबॉलिक ऑर्गन है, क्योंकि वहाँ पर हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में स्पर्म्स बन रहे हैं प्लस टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस हो रहा है। तो टेस्टिकल्स का टेम्परेचर आइडियली कुछ डिग्रीज लेस होना चाहिए था। तो इस कारण से कन्वेंशनल विजडम, कन्वेंशनल साइंस है कि आपको टाइट अंडरवेयर्स नहीं पहनने चाहिए, आपको लूज अंडरवेयर्स पहनने चाहिए, कॉटन के अंडरवेयर्स पहनने चाहिए, ब्रीदिंग अंडरवेयर्स पहनने चाहिए, ताकि टेम्परेचर लो रहे। पर अभी एक प्रॉब्लम और आ गई है जो हम देख रहे हैं, वो ये देख रहे हैं कि वो एडवाइस ठीक थी एक पॉइंट पे जब बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं थी, पर आज के दिन क्रॉनिक सिटिंग, टाइट क्लोथिंग, लॉट ऑफ ट्रैवलिंग, भारी बस्ते, भारी बैग्स उठाना बहुत कॉमन हो गया है। तो इसलिए उस समय टेस्टिस को सपोर्ट भी ज़रूरी है, बिकॉज नहीं तो बहुत सारे जो मर्द है वो टेस्टिकुलर पेन, टॉर्जन, वेरिकोसील लेके भी आते हैं। तो अब हम रेकमेंड करते हैं कि जब आप एक्टिव लाइफस्टाइल में हैं, जब आप ऑफिस जा रहे हैं, जब आप वर्क कर रहे हैं, जब आप जिम कर रहे हैं, तब आप सपोर्ट लीजिए, प्रॉपर सपोर्ट लीजिए। पर जब आप घर पे हैं रेस्टिंग मोड में, तो उस समय आप लूज अंडरवेयर का यूज़ कीजिए, ताकि आपकी टेस्टिस को टाइम मिले रिकवरी का और स्पर्म काउंट प्रोडक्शन आपको ऑप्टिमम रहे। Do you recommend any kind of supplement to be taken on a regular basis by men to improve their sexual health? ऐसे कुछ होता है जो यस, तो सेक्सुअल हेल्थ में जनरली भी फॉर मेन देर आर सम सप्लीमेंट दैट आर रिकमेंडेड। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहला है हेल्दी फैट्स। अगर आप डाइट से ले सकते हो बड़ी अच्छी बात है। डाइट्स में फ्लैक्स सीड्स है, एग योक्स है, गुड ऑयल्स है। पर अगर आप नहीं ले पाते डाइट में, जो आजकल बहुत लोग नहीं ले पाते बिकॉज ऑफ बिजी वर्क शेड्यूल्स, टाइम नहीं मिलता है, तो एक है ओमेगा फैटी एसिड्स, जो एक मेन को अच्छा लेना चाहिए। उससे ओमेगा फैटी एसिड से उनका गुड टेस्टोस्टेरोन एज वेल एज इट हैज़ अ वेरी गुड इफेक्ट ऑन दी मेंटल हेल्थ, तो ये उनको लेना चाहिए। एक मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल्स एक नॉर्मल लेना चाहिए। विटामिन डी सप्लीमेंटेशन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मैन। विटामिन डी इज़ अ इम्यूनोमोडुलेटर एज वेल एज टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूसर, ये लेना चाहिए। मल्टी मिनरल्स में आप ध्यान रखिए कि मल्टी मिनरल्स में जो मेन का मल्टी मिनरल है उसमें बोरॉन और जिंक बहुत ज़रूरी है, बिकॉज बोरॉन टेस्टोस्टेरोन बनाता है और जिंक आपके प्रोस्टेट हेल्थ को और सीमन को साफ रखता है। तो जब भी आप एक मल्टी मिनरल ले तो उसमें बोरॉन और जिंक है या नहीं है वो ज़रूर चेक कीजिए। तो ओमेगा फैटी एसिड्स, विटामिन डी, मल्टी मिनरल, मल्टी विटामिन्स, एंड आई थिंक अगर आप लेना चाहे प्रिवेंशन के लिए तो अश्वगंधा और शिलाजीत एट नाइट बिफोर स्लीप। सो आई थिंक अगर ये आप ले लेते हैं
तो दे आर मोर देन इनफ फॉर अ गुड टेस्टोस्टेरोन लेवल्स एंड फॉर अ गुड सेक्सुअल हेल्थ. एक कॉमन सर्जरी जो आप परफॉर्म करते होंगे वो है सर्कमसिशन। तो ये आप मेडिकली ज़्यादा रीज़न के लिए करते हो या कॉस्मेटिक के लिए? और क्या है इसके मेन व्हाई आर पीपल सीकिंग सर्कमसिशन? तो हम कन्वेंशनली हिंदू कंट्री है और हिंदूज़ में नॉर्मली फोरस्किन को नहीं निकाला जाता बचपन में, पर जो फोरस्किन है वो मुस्लिम में निकलती है और इस कारण से हमारे देश में एक रिलीजियस डिवाइड है फोरस्किन को लेके और बहुत लोग उसको सही गलत मानते हैं. पर सही गलत की बात हटाए तो मेडिकली सर्कमसिजन के कुछ फ़ायदे हैं, जैसे कि एक तो इन्फेक्शन प्रिवेंशन, दूसरा है हाइजीन, तीसरा है कि इट इज़ नोन कि अगर सर्कमसिजन है तो मल्टीपल पार्टनर्स भी है तो भी एसटीडीज़ का आना जाना कम रहता है या कई बार नेग्लिजिबल होता है. एचआईवी प्रिवेंशन में सर्कमसिजन की हेल्प होती है. सर्कमसिजन करने से जो यूरिनरी हाइजीन है वो इम्प्रूव होती है, ग्लैंड्स की हेल्थ बेटर रहती है. पर मेडिकल इंडिकेशन ऑफ सर्कमसिजन इज फिक्स्ड, या तो बार बार इन्फेक्शन हो रहा हो या फोरस्किन ना ओपन होती हो या आप ग्लैंड्स को नहीं क्लीन कर पा रहे हो. तो अगर आपकी फिमोसिस है, अगर आपकी जो फोरस्किन है वो नहीं ओपन हो रही है और उससे आपके हेल्थ एंड हाइजीन इश्यूज हो रहे हैं तो मेडिकली इट इज़ अप्रूव्ड कि आपको सर्कमसिजन करना चाहिए. दूसरा आता है कॉस्मेटिक सर्कमसिजन. तो आज के दिन बहुत सारे व्यक्ति कॉस्मेटिकली भी सर्कमसिजन करा रहे हैं बिकॉज ऑफ दी बेनिफिट्स. इसमें एक बेनिफिट मैंने बताया कि एसटीडी प्रिवेंशन, मल्टीपल पार्टनर्स है, लोग कॉन्डम पहनना नहीं पसंद कर रहे हैं तो एसटीडी प्रिवेंशन के लिए हेल्प होता है. सेकेंड है सेंसिटिविटी कम होने से टाइमिंग में थोड़ी सी हेल्प होती है. और तीसरा कई लोगों को जो विदेश जाते हैं वहाँ पर विमेन की प्रेफरेंस होती है कि सर्कमसाइज पेनिस हो, इस कारण से कई लोग कॉस्मेटिकली भी इस प्रोसीजर को कराते हैं. तो इन समरी कैसे होता है, थोड़ा सा ताकि लोगों को पता हो कि कितना टाइम लगता है प्रोसीजर करने में? तो सर्कमसिजन के अंदर एक रेवोल्यूशनरी चेंज आ गया. तो आज से कुछ साल पहले सर्कमसिजन वाज कंसिडर्ड और क्लासिकली डन बाय द कट एंड स्टिच मेथड, जिसमें हम जो एक्स्ट्रा फोरस्किन है उसको मार्क करते थे, फिर उसको कट करते थे और उसके बाद उसको स्टिच करते थे. अब कटिंग एंड स्टिचिंग में कुछ प्रॉब्लम्स थी, जैसे इट वाज पेनफुल, यूज्ड टू टेक टाइम, उसमें ब्लीडिंग का रिस्क रहता था. कटिंग एंड स्टिचिंग में कभी भी आपको बहुत कॉस्मेटिक लुक नहीं आता है, टाइम बहुत लगता था, तो इट इज़ अ प्रोसीजर, तो लोग अवॉइड करते थे. पर अभी जो हम लोग कर रहे हैं उसको बोलते हैं स्टेपलर सर्कमसिजन या ZSR मेथड से करते हैं. नाउ स्टेपलर सर्कमसिजन के आने से सर्कमसिजन हैज बिकम अ वेरी इजी प्रोसीजर. तो जो प्रोसीजर पहले हाफ एन आवर में होता था अब वो 30 सेकंड्स में होता है. तो डिफरेंस इज एक्सट्रीम. ठीक है. प्लस स्टेपलर के कुछ बेनिफिट्स है, जैसे ब्लीडिंग नहीं होती है, डे केयर सर्जरी है, एडमिशन की ज़रूरत नहीं है, पेन नहीं होता है, रिकवरी क्विक है, टाँके लगते नहीं है, कॉस्मेटिकली बहुत सुपीरियर है, स्किन आराम से खुल जाती है. तो इस कारण से सर्कमसिजन की सोशल एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ गई है. बहुत लोग जो डरते थे, अवॉइड करते थे, पोस्टपोन करते थे, वो करते नहीं है. एंड नाउ इट हैज़ बिकम लाइक अ सिंपल प्रोसीजर जिसको हम लोग कान छेदना बोलते हैं. जैसे विमेन गेट देयर ईयर्स पियर्स, तो लॉट ऑफ मेन जस्ट वॉक इनटू द क्लिनिक, गेट इट डन एंड गो आउट, एंड 10 दिन के अंदर नॉर्मली रिकवरी कंप्लीट हो जाती है. और इस 10 दिन के अंदर भी डाउन टाइम जीरो है. आपको रेस्ट की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई मतलब ऑफिस छोड़ने की ज़रूरत नहीं है. यू कैन गेट इट डन एंड गेट बैक टू योर वर्क दैट सेम डे. ये फाइमोसिस या टाइट फोरस्किन कितना कॉमन है? तो फाइमोसिस या टाइट फोरस्किन 30% मर्दों में मिलता है जिनका सर्कमसिजन बचपन में नहीं हुआ है. तो फिमोसिस मतलब कि फोरस्किन का रिट्रैक्ट होना. तो अभी भी ये एक मेडिकल स्कूलों में पढ़ाते नहीं है, ना डॉक्टर्स को पता है. फिमोसिस इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ द फ्लैसिड पेनिस, इट इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ द इरेक्ट पेनिस. तो कई डॉक्टर्स कहते हैं अगर फ्लैसिडिटी में आपका पेनिस खुल जाता है तो इट इज़ नॉट फिमोसिस. पर फिमोसिस अगर इरेक्शन में भी आपका पेनिस नहीं खुल पा रहा है तब भी संबंध बनाने में दिक्कत रहती है. तो इट इज़ इंपॉर्टेंट कि जब आपका पेनिस इरेक्ट हो, चाहे फ्लैसिड हो, चाहे फ्लैसिड में हाइजीन के लिए या इरेक्शन में संबंध बनाने के लिए, ये स्किन का ओपन होना बहुत ज़रूरी है. और अगर स्किन नहीं ओपन हो रही तो इससे कई प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि सेक्स में पेन होना, प्रॉपरली पेनिट्रेशन ना होना, अर्ली डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होना, इन्फेक्शन जो क्लीन नहीं होता वो वाइफ में ट्रांसमिट होने से यूटीआई होना, वाइफ के अंदर वजाइनल डिस्चार्ज का डेवलपमेंट होना, ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम होना. तो इस कारण से ये स्किन का ओपन होना बहुत ज़रूरी है. पहले लोग ज़िंदगी निकाल देते थे बिना इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किए या ट्रीटमेंट एक्सेप्ट किए हुए. बट बिकॉज ऑफ सोशल अवेयरनेस अगेन, विच इज़ अगेन अ गुड थिंग, आजकल मरीजों को पता है कि ये स्किन खुलनी चाहिए. और मोस्ट पेरेंट्स या तो बचपन में ले आते हैं बच्चों को, या यंग अडल्टहुड में बिफोर मैरिज लोग कराते हैं, या जब प्रॉब्लम डेवलप होती है, आइडेंटिफाई होती है, तब कराते हैं. ओके डॉक्टर, नाउ विल कम टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पॉडकास्ट. 3 चीज़ें जो आप चाहते हो कि हर मर्द को पता हो. तो 3 चीज़ें जो हर मर्द को पता हो, उसमें सबसे पहला है कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन और प्रीमेच्योर इजैकुलेशन कॉमन है, आप अकेले नहीं हो और इसका अच्छा इलाज अवेलेबल है. सेकंड, जिस तरीके से लेडीज़ डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट पे जाती है, मतलब जिस तरह लेडीज़ डॉक्टर को गायनेकोलॉजिस्ट बोलते हैं वैसे मर्दों को डॉक्टर को एंड्रोलॉजिस्ट बोलते हैं.
और आपके शहर में, आपके गांव में, आपके घर के पास भी कोई ना कोई ट्रेंड यूरोलॉजिस्ट ज़रूर होगा जो आपके मर्दाना रोगों को प्रॉपरली साइंटिफिकली असेस करके उसका ट्रीटमेंट कर पाएगा। एंड थर्ड, मेल इनफर्टिलिटी, या अगर आपको बच्चे नहीं हो रहे हैं तो सबसे पहले अपना इलाज कराइए, बिकॉज 50% ऑफ मेल इनफर्टिलिटी मर्दों से आती है, ना कि औरतों से। थैंक यू सो मच Thank you. डॉक्टर, थैंक यू फॉर Thank you. पॉडकास्ट। मैं आशा करती हूँ आपके वीडियो अच्छा लगा। नीचे कमेंट्स में बताना, कुछ अगर आपके क्वेश्चंस है तो मैं ज़रूर डॉक्टर को फिर से बुला के वो सारे क्वेश्चंस का आंसर लेने की कोशिश करूँगी। अगर आपको ऐसे हेल्थ रिलेटेड और स्किन और हेयर रिलेटेड वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ हमें हमारा इंस्टाग्राम हैंडल डिकोडिंग हेल्थ विद डॉक्टर आंचल और डॉक्टर आंचल MD दोनों में फ़र्क फिर से मैं आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा और इससे कुछ सीखने को मिला। अगर आपको ऐसे हेल्थ रिलेटेड वीडियोस और स्किन और हेयर रिलेटेड वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ हमें हमारे इंस्टाग्राम हैंडल डिकोडिंग हेल्थ विद डॉक्टर आंचल और डॉक्टर आंचल MD में ज़रूर फॉलो करें। ये पॉडकास्ट देखने के लिए शुक्रिया।